लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 6 में, है ना। लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कनेक्टेड बॉडी मोशन। कनेक्टेड बॉडी मोशन सर, ठीक है बेटा, कनेक्टेड बॉडी मोशन पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हमारा गोल क्या? आज के लेक्चर में गोल है हमारा कनेक्टेड बॉडी मोशन विद स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड बॉडी मोशन, और पुल्ली ब्लॉक सिस्टम को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने रिजल्ट लिखा था बस, अब उस रिजल्ट को हम विजुअलाइज करेंगे जिससे हमें मिलेगा मोक्ष, जोरदार मोक्ष मिलेगा। उसके बाद हम स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। स्यूडो फोर्स एक ऐसा टॉपिक है मैकेनिक्स में, या आप कह ले लॉज ऑफ मोशन में, जो बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है, लेकिन आपको समझ आएगा जोरदार तरीके से, उसमें मिलेगा आपको मोक्ष। चलिए साहब, ये केस हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब भी इस तरह का पुल्ली ब्लॉक सिस्टम हो, पुल्ली के थ्रू ये ब्लॉक नीचे हैंग हो, तो आपने पढ़ा था कि सर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा m2g, और इस पे लग रहा होगा टेंशन T ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, टेंशन T ऊपर, ठीक है साहब। खोलिए स्टोरी। अबे रामलाल पढ़ ले, स्टोरी सुनने आया तू। ये सारे यूट्यूबर हैं, इनको कहानी चाहिए बस यूट्यूब पे डालने के लिए, को पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। कूटता बहुत हूं बच्चों को मैं। भात कम खाइए सर। चलिए देखिए, चलिए कहानी खत्म कीजिए। मैं थोड़ा कुछ काम कर रहा था, कुछ चीज दिखाऊंगा आपको। चलिए इधर देखिए, इस m2 मास पे नीचे फोर्स लग रहा है m2g, और m2 पे ऊपर टेंशन लग रहा है T। हां सर लग रहा है। इस स्ट्रिंग के थ्रू हर जगह टेंशन T सेम होगा, यहां भी टेंशन T ऊपर होगा और नीचे होगा बेटा m1g। तो आप जब एफबीटी बनाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। नीचे m2g, ऊपर T, यहां पे ऊपर T, नीचे m1g। तो जब भी इस तरह का सिस्टम हो, तो आप डायरेक्टली ये एज्यूम कर सकते हैं कि सर इसको हम सीधा मान लेते हैं, मोशन तो ऐसे ही होगा, जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे गिरेगा उतने एक्सीलरेशन से ये वाला ब्लॉक ऊपर उठेगा। तो आप इसको सीधा मान सकते हैं, ये हो जाएगा m2, जिस पे आगे फोर्स लग रहा m2g, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पीछे है m1, और इस m1 पे आगे इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा T, इस पे लग रहा टेंशन T पीछे, और इस तरफ लग रहा m1g पीछे की तरफ। क्या ये एज्यूम कर सकते हैं बहुत अच्छे से? तो इस पे नेट अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा? नेट अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा? नेट अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा आगे की तरफ m2g और पीछे की तरफ m1g। तो नेट अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा आपका m2 माइनस m1g बटा नेट मास हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हमने एक्सीलरेशन निकाला था और इसको अच्छे से फील भी किया था। मैंने आपको बोला था कि इस एक्सीलरेशन की वैल्यू अब किसी भी इस इक्वेशन में पुट करते, देखिए नीचे m2g ज्यादा है तो m2g ऊपर T, तो माइनस T, नीचे की तरफ मेरा नेट फोर्स आ गया m2g माइनस T बराबर m2a। इस इक्वेशन में a की वैल्यू उठा के रख दीजिए, यहां से आपको आ जाएगा टेंशन। यहां से क्या आ जाएगा साहब? टेंशन। टेंशन की वैल्यू बोलिए 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। मैंने बोला था ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। कितने लोगों ने इसको निकाल लिया था फटाफट बताइए तो? कितने लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया था फटाफट बताइए तो? जोरदार पढ़ेंगे बेटा आज, ऐसा नहीं है अभी मैं सो के उठाऊं तो नींद में, वैसा नहीं है। आज खतरनाक पढ़ेंगे, एकदम जोरदार पढ़ेंगे, स्यूडो फोर्स का फील लेंगे एकदम जोरदार तरीके से। चलिए बताइए कितने लोगों ने निकाल लिया था? कितने लोगों ने निकाल लिया था फटाफट बताइए? निकाल लिया था क्या? बहुत बढ़िया। तो ये हमने निकाला था साहब टेंशन। आ गया फॉर्म में, आ गया, धीरे धीरे हमारा फॉर्म में आ रहा है। देखो ध्यान से, अब तुम्हें मिलेगा मोक्ष। ध्यान से देखना, सबसे पहली बात, टू ब्लॉक सिस्टम में
है ना, जब ऐसे लटका हो, जब ऐसे लटका हो बॉडी पुल्ले के थ्रू, बॉडी ऐसे लटका हो, तो उसका एक्सीलरेशन आता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ठीक है सर। अब देख ध्यान से, आपको कैसे पता ये सही निकला होगा? आपने सॉल्व किया, इक्वेशन निकाला, आपने ये सॉल्व किया, लेकिन ये सही ही होगा, इसको फील कैसे करोगे? इसको कैसे फील करोगे कि ये सही ही होगा? इसको फील करने का सबसे पहला तरीका है कि आप इसका डायमेंशन चेक करें। क्या चेक करें साहब? डायमेंशन चेक करें। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। क्या इसका डायमेंशन MLT-2 आ रहा? यार ये इसी क्यों बंद हो जा रहा? क्या इसका डायमेंशन MLT-2 आ रहा है? देख तो एक बार, MLT-2 आ रहा है। देखो, ये देखो, टेंशन देखो, इधर 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं। मास इंटू मास, मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास प्लस मास, मास इंटू ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हो जाएगा LT-2। मास से मास का स्क्वायर कटोगे तो मास बचेगा, तो ये बचेगा MLT-2। ये रहा आपका टेंशन, एक फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन आ गया, इसलिए सही है। सबसे पहला MR स्टार जो किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो डायमेंशनली सही होना चाहिए। पहला MR स्टार वो डायमेंशनली क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। डायमेंशन समझ आया कि नहीं? आप पहले बता। यस, डायमेंशन समझ आया। दूसरी बात, एक बात बताओ, किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन कब डेवलप होता है? जब दोनों तरफ से खींचा हो, स्ट्रेच हो साहब, दोनों तरफ से खींचा हो, स्ट्रेच हो। यहां पे देखिएगा, ये M1 और M2 से कनेक्टेड है, ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया। अब अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि M1 0, मैं M2 को 0 नहीं कह रहा, मैं करूं अगर M1 0 होता तो क्या होता? अगर M1 0 होता तो क्या होता साहब? अगर M1 0 होता, ये 0 होता ही नहीं, तो ये स्ट्रिंग कहां बंधा होता? कहीं नहीं। तो फिर क्या होता? ये स्ट्रिंग बंधा होता और ये स्ट्रिंग का एंड होता, वो फ्री होता। तो साहब कुछ ऐसा होता कि यहां पे ब्लॉक में रस्सी बांध दो, इधर कुछ भी मत रखो, सीधा गिरा दो, तो टेंशन कितना आना चाहिए स्ट्रिंग में? सर टेंशन आना चाहिए 0। ये आपने बुद्धि से सोचा है, ये आपने सॉल्व किया है कि बुद्धि से सोचा है? बताओ, सोचो जरा, सोचो। अगर इसमें से 2 ब्लॉक में से एक ब्लॉक का मास, एक ब्लॉक का भी मास अगर 0 कर दे तो एक स्ट्रिंग का हिस्सा फ्री हो जाएगा। हाँ। क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन तभी आता है जब वो स्ट्रेच हो। क्या हो? स्ट्रेच हो। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फॉर्मूले से सॉल्व करें, मैं आपको कह रहा कि बुद्धि से सोचे। सोचने में क्या जाता है? सोचने में क्या जाता है? सर बुद्धि है ही नहीं तो कहां से सोचेंगे? मतलब कोशिश कर, क्या पता थोड़ा मोड़ा बच गया हो, दिमाग पे जोर डाल और सोच कि एक ब्लॉक है M2, दूसरे में मास 0 है, तो क्या होना चाहिए? टेंशन 0 होना चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, कुछ और MR स्टार निकाल सकते हैं क्या? इसका कुछ और MR स्टार सोच सकते हैं क्या? ऐसा सोचो, सोचने में कोई बुराई नहीं। M1 और M2 दो अलग अलग मासेज है। M1 और M2 दो अलग अलग मासेज है। ठीक है सर, ऐसा करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि अगर M1 बराबर M2 होता तो क्या होता? सोच, बुद्धि से सोच, बुद्धि से। कई फॉर्मूले में नहीं रखना M1 बराबर M2, बुद्धि से सोच, बुद्धि से, बुद्धि लगा, बुद्धि से सोचो। इफ M1 बराबर M2 बराबर M, अगर ऐसा होता तो क्या होता? ना तो कहीं कोई मास्टर इसको डिस्कस करता है, ना तो कहीं किताबों में लिखा हुआ है। सर क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि तेरे अंदर बुद्धि नहीं है। हमारे दिमाग से पैदल भाइयों, है ना, हमारे दिमाग से पैदल भाइयों, जरा थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो सही, और मुझे बताओ कि अगर M1 M2 बराबर M होता तो टेंशन कितना होता? तो टेंशन होता T बराबर सर अगर ये भी M तो रेस्ट में आ जाता। हाँ, रेस्ट में आ जाता। बुद्धि से सोच, फॉर्मूले से नहीं, बुद्धि से, एकदम फॉर्मूले से नहीं सोचना। बुद्धि, दिमाग। सोच कि अगर M1 बराबर M2 है तो ये रेस्ट में रहना चाहिए। हाँ, रेस्ट में रहना चाहिए। और रेस्ट में कब रहेगा? जब रेस्ट में तभी रहेगा जब T बराबर mg होगा। सोच, पढ़ाया तो मैंने पिछले क्लास में भी था, डेरिवेशन मैंने पिछले क्लास में भी किया था, आंसर मैंने पिछले क्लास में भी निकाला था। अगर वहीं पे पढ़ा के छोड़ दिया जाता, तुमको ये वाली बात फील नहीं कराई जाती, तो कितना बड़ा चरम सुख की अनुभूति है जो तुम मिस कर देते जीवन में। तुम्हें पता नहीं होता कि कितनी अच्छी यहां पे फीलिंग आएगी तुम्हें देख के
ये तो बहुत सिंपल है सर, अगर m1 बराबर m2 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है सर, रेस्ट में आ जाएगा। तो T बराबर mg होगा तभी रेस्ट में आएगा, नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, तो ये आना चाहिए। और ये सोचने के लिए ना तो कोई मैंने डेरिवेशन किया है, ना तो मैंने किसी रिजल्ट में इसकी वैल्यू पुट की है, ये हमारे दिमाग में आया है, बुद्धि से कह रहा है, ये मेरा बुद्धि कह रहा। अब यहां आ जाओ, अब एक्सप्रेशन से देखो, अब जो तुम्हारा बुद्धि कह रहा वो तुम्हारे डेरिवेशन भी कह रहा, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पे एम एम, तो 2m स्क्वायर बटा 2m, m प्लस m, m 2 से 2 कटेगा, m स्क्वायर से m कटेगा, तो ऊपर आएगा mg, t बराबर mg, हाई ला आंसर, आंसर वो आ गया। यस, एक बच्चा कह रहा सर मेरा भी सुन लो ना, हाँ सुनाओ, कि सर इफ m2 इज 0, ओनली m2 इज 0 देन टेंशन विल बी 0। यस यू आर राइट, इसलिए तो प्रोडक्ट में है, m1 m2 में से कोई भी 0 रखो तो टेंशन 0 हो जाना चाहिए, इसलिए m1 m2 प्रोडक्ट में। m1 को 0 रख दो अकेला, टेंशन 0, m2 को अकेला 0 रख दोगे, टेंशन 0, इसीलिए प्रोडक्ट में आया है साहब। अब सोच, मैं तुम्हें डेरिवेशन नहीं, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट में ये प्रोडक्ट क्यों आया ये भी फील दिला रहा हूं। बोल, सोच कि किस लेवल की तुम्हें मोक्ष मिल रही। सोच साहब, तू चूजा है, चूजा अभी निकला है, जन्म लिया अभी, 11th में आने को और फिजिक्स पढ़ने को का जो विद्यार्थी होता है उसको चूजा कहते हैं, अभी सीखा है, और तू पैदा लेते ये सीख रहा है कि टेंशन में ये प्रोडक्ट ही क्यों होगा। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता, माइनस होता, तो क्यों गलत हो जाता साहब। डायमेंशन तो हम कहीं से भी मैच करा लेते हैं, डायमेंशन की चिंता मत कर, नीचे स्क्वायर कर दूंगा डायमेंशन मैच कर जाएगा, वो छोड़। तू ये सोच कि जो लास्ट में रिजल्ट आया है वो प्रोडक्ट ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि m1 m2 होगा तभी आप m1 को 0 रखे, पूरा एक्सप्रेशन 0, m2 को 0 रखे, पूरा एक्सप्रेशन 0। क्यों आना चाहिए प्रोडक्ट, टेंशन में प्रोडक्ट ही क्यों आएगा। अब भी अगर तू भूल जाएगा तो सोच तेरा क्या हाल है, सोच के देख, भयंकर सोच। एक्सीलरेशन तो ठीक है, ये तो समझ आ ही गया था डेरिवेशन से भी और लॉजिक से भी। तो यहां सोच ऐसा क्यों हो रहा है कि टेंशन प्रोडक्ट के फॉर्म में ही आए हैं। तो सबसे पहला लॉजिक सर डायमेंशन मैच कराने के लिए, दूसरा अगर m1 m2 में से कुछ भी एक 0 रख दो टेंशन 0 हो जाएगा, दूसरी बात ये 3 लॉजिक, तो साफ साफ 3 हमारे स्टार आपको मैंने यहां पे सिखा दिए। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला लास्ट क्लास में हमने किया था, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा कितना, m2g, और यहां पे टेंशन ऊपर लगेगा t, यहां पे टेंशन पीछे लगेगा, यहां पे भी टेंशन, बेटा यहां पे स्ट्रिंग है ना, कनेक्टेड है इस पुल्ली पे, तो इस पुल्ली पे ये नीचे t, यहां पीछे t, तो इस पे आगे t। एक स्ट्रिंग के हर जगह टेंशन सेम होता है, m2g यहां पे t, यहां पे t, यहां पे t और यहां पे t। अब ध्यान से सोचा जाए, कि है ना, नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास से सॉल्व किया जाए, तो ये रहा आपका बेटा m1, और एज्यूम कर लो, इमेजिन करो कि अगर मैं इसको सीधा मान लूं, क्योंकि ये जितने एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा, ये m2 जितने एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा उतने एक्सीलरेशन से ये आगे जाएगा। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल है, उतने एक्सीलरेशन से आगे जाएगा। तो m1 रस्सी से कनेक्टेड है और ये आपका हो गया m2। एज्यूम कर रहे हैं बेटा विजुअलाइज करने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये m2g, m2 पे आगे फोर्स लग रहा है, तो इधर फोर्स लग रहा है m2g, इस पे पीछे लग रहा है टेंशन t, इस पे आगे लग रहा है टेंशन t। अब इस m1 पे मोशन की डायरेक्शन में mg नहीं लग रहा, इस m1 पे इस मोशन के डायरेक्शन में m1g नहीं लग रहा, क्योंकि m1g मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है, इधर लग रहा, ऊपर लग रहा, तो बस इतना ही फोटो बनेगा। अगर इस दोनों को मैं एक सिस्टम मान लूं, क्या मान लूं बेटा, एक सिस्टम मान लूं, तो ईमानदारी से बताओ नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, सिर्फ m2g, बट नेट मास क्या होगा, m1 प्लस m2, तो यह आ गया एक्सीलरेशन, और यही हमने निकाला था। याद करिए, तो यही तो हमने निकाला था, a बराबर m2g बटा m1 प्लस m2। फिर से देखिए, मैं यहां पे विजुअलाइज कराता हूं क्या हो रहा है। इस m2 पे नीचे फोर्स लग रहा है m2g, जो मोशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक रस्सी से बंधा इसके साथ, तो ये फ्री फॉल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि इस पे नीचे m2g लगेगा तो रस्सी में भी कुछ टेंशन डेवलप होगा जो इसको नीचे जाने से रोकेगा, और ये टेंशन इसको आगे की तरफ मूव कराएगा। अगर इन दोनों को हम सिस्टम मान ले, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को हम सिस्टम मान ले, तो नेट पुलिंग फोर्स कौन सा होगा, विजुअलाइज करिए बेटा, ऐसे नहीं अब सारा एम आर स्टार लगाने के चक्कर में पड़े, थोड़ा पहले सुन लो कि अगर मैं इस m1 और m2 को कंबाइंड एक ऑब्जेक्ट मान लूं, m1 और m2 को एक ऑब्जेक्ट मान लूं, तो टेंशन साफ हो जाएगा इंटरनल फोर्स। बिल्कुल, टेंशन क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स, इस पे मोशन की डायरेक्शन में,
और इस पे मोशन के अपोजिट। तो सर मोशन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा m2g। तो नेट पुलिंग फोर्स m2g बटा नेट मास m1 प्लस m2 और टेंशन इंटरनल फोर्स की तरह कैंसिल हो गया। अच्छा, अब अपन बुद्धि लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बुद्धि। क्या लगाते हैं? बुद्धि लगाते हैं। जो हमारे पिताजी ने बचपन में धोखे से बेच दिया था, है ना, वो बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, चलो पहला MR स्टार। जब भी कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आप डिराइव करेंगे आज के बाद से, है ना, चाहे वो फिजिक्स में करो, बायोलॉजी में करो, या केमिस्ट्री में करो, बॉटनी में करो या जियोलॉजी में करो, सबसे पहले उसमें डायमेंशन लगाना। हाँ, जियोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में तो बहुत सारे एक्सप्रेशन आएंगे ऐसे जो डायमेंशनली सही होना चाहिए। कभी कभी जियोलॉजी और बॉटनी में भी ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाते होंगे, पता नहीं कुछ आते होंगे, तो उसको डायमेंशन एनालिसिस करो। अगर गलत हो रहा है तो कहो मास्टर से वो गलत है, सही करके दे वो, है ना। हर चीज डायमेंशनली, कोई भी इक्वेशन है, चाहे वो बायोलॉजी में क्यों ना बन रहा हो, बॉटनी में क्यों ना बन रहा हो, केमिस्ट्री में क्यों नहीं बन रहा हो, वो डायमेंशनली सही ही होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो सबसे पहले पहला MR स्टार आप लगाएंगे डायमेंशन। कोई बुराई नहीं है विजुअलाइज करने में। पहला MR स्टार है आपका डायमेंशन। डायमेंशनली आप विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए डायमेंशनली विजुअलाइज करिए तो बेटा, डायमेंशनली विजुअलाइज करिए तो बेटा, चलिए डायमेंशनली विजुअलाइज करते हैं। तो हम इसका डायमेंशन देखें। मास प्लस मास क्या होता है सर? मास होता है, ऊपर मास है, तो मास से मास कैंसिल होगा, एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा। तो बिल्कुल ए का डायमेंशन LT-2 आना चाहिए, है ना, और ये LT-2 जी के बराबर आ रहा। मतलब जो रिजल्ट हमने निकाला है वो सही है। समझ में आया कि नहीं है? डायमेंशनल चेक हो गया, करेक्ट है, बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है, बहुत बढ़िया, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब देखिए दूसरा, अब लगाते हैं हम दूसरा MR स्टार। दूसरा MR स्टार हम ये लगाते हैं, ऐसे सोचो बेटा, बुद्धि लगाना, विजुअलाइज करना। इफ m2 is 0, सब पूरा PhD करा देंगे आपको। विजुअलाइज करो और मुझे बताना, अगर m2 को मैं 0 मान लूं ये ब्लॉक है m1 मास का, रस्सी के थ्रू m2 कनेक्टेड है, m2 0 है साहब। मतलब ये रस्सी से जो ये मास अटैच किया मैंने ना, इसका मास ही नहीं, ये 0 है। अब बुद्धि से सोचो, अगर इसका मास 0 हो जाए तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। हाँ, तो सर ये इसकी कोई औकात ही नहीं बचेगी। अब रस्सी बांध के लटकाने से आगे तो चलेगा नहीं, रस्सी बांध के लटकाने से आगे तो चलेगा नहीं। तो बताओ क्या होना चाहिए? तो सर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, फिर तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा सर। तो हाँ, अगर m2 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इस बात को विजुअलाइज करो पहले, इस बात को विजुअलाइज करो पहले, बुद्धि से, फॉर्मूले में नहीं, बुद्धि से। क्या बुद्धि से आपको समझ आया कि अगर मैं m2 को 0 रखूंगा तो एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए? बुद्धि से। हाँ, अब तीसरा MR स्टार। इफ m1 is 0 अब तुम बताओगे, अगर m1 0 है तो सिस्टम में जो भी बचा, चाहे वो m1 m2 का कॉम्बिनेशन में से m2 को 0 माना था तो एक्सेलरेशन ये होना चाहिए था। अब जो तुमने बुद्धि से सोचा वो फॉर्मूले में देख लो। तो m2 को 0 रखने से एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए। देखो m2 को 0 रखने से एक्सेलरेशन 0 आ गया, काम ही खत्म। अब तो तुम जो सीख रहे हो ना, असल में उसके लिए MR जाना जाता है अभी तक तो तुम खेल रहे थे, अब जो तुम सीख रहे हो ना, अब आगे बहुत मजा आने वाला है धीरे धीरे फिजिक्स में तुम्हें अब धीरे धीरे मजा आने वाला है। सोचो, जो तुमने बुद्धि से सोचा, अगर तुम्हारे फाइनल एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली वही जस्टिफाई हो गया, मतलब वो आंसर सही है। अब तुमने बुद्धि से ये सोचा कि m2 0 रखने से ये 0 आना चाहिए, देखो जस्टिफाई हो गया। अब दूसरा, अगर m1 0 है तो m2 का क्या होगा? ये एकदम 0 kg है और रस्सी बांध दिया, रस्सी बांध दिया, 0 kg का क्या औकात है, तो क्या होगा m2 का एक्सीलरेशन? यस, जी होगा, फ्री फॉल करेगा, एकदम सही। ये तुमने कैसे सोचा बता? ये तुमने यहां पे m1 की वैल्यू 0 रख के सोचा है कि बुद्धि से सोचा है? क्या ये जो तुम्हारी सोच है, ये जो तुमने बुद्धि लगाया है, ये जो तुमने सोच लगाया है, ये तुम्हारी बुद्धि कहती है कि ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन और ये डेरिवेशन, एक्सप्रेशन या रिजल्ट कहता है? ये बुद्धि कहती है या रिजल्ट कहता है जो तुमने किया? अभी ये तुमने बुद्धि से किया है, तुम अपने सोच से किए हो कि एक्सप्रेशन में, डेरिवेशन में, रिजल्ट में आया? फटाफट बताइए कहां से आया, ये आया कहां से? ये जो तुमने सोच ये लाया है कि अगर m1 0 हो जाए, ये m1 0 हो जाए तो ये g से गिनना चाहिए, ये कहां से आया?
कहां से आया, कहां से आया है, बुद्धि से आया है, सोच से आया है। बहुत बढ़िया, ये बुद्धि से आया है, बहुत बढ़िया। तो जो आपने ये सोचा है, जो आपका एमआर स्टार कहता है, आपकी बुद्धि कहता है, एक छोटी सी सोच कहता है, अब इसको वेरीफाई कीजिए फाइनल 4 ऑप्शन में या अपने रिजल्ट में। अब आप M1 को यहां पे रखिए 0, साहब M1 को रखिए 0, तो सर M1 को 0 रखेंगे, M2 से M2 कटेगा, A बराबर G आ रहा, और तुम्हारी सोच भी कह रहा कि A बराबर G आ रहा, यहां भी A बराबर G आ रहा, तो सर बहुत बढ़िया है, मजे आ गए, एकदम सही है, चलो मजे करो। अब हम बात करते हैं टेंशन की, टेंशन इन स्ट्रिंग। अब इसको भी तार तार करके देखेंगे हम, टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन तो आपका हमने ड्राइव करके दिया था, T बराबर आया था M1 इंटू A की वैल्यू हमने रख दिया था, तो T बराबर आ जाएगा M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। कई बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिया, सर ये G से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, ये गलत हो गया क्या? अरे भाई साहब, बोला है उसको तो तुमने सोचा ही होगा ना कि A यहां पे रखना है, तो A में M2G, तो M1 पहले से है, तो M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 आएगा, मिसप्रिंट हो गया था जी। चलो, अब सबसे पहला यहां पे एमआर स्टार याद रखिएगा बेटा, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर इसकी एक बार आपको आदत लग जाएगा ना, तो आगे फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे आएंगे, उसको आप भूल नहीं पाएंगे, है ना, भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ एग्जाम में ही डायमेंशन एनालिसिस काम नहीं आता है। तुम जब थ्रू आउट द फिजिक्स आगे पढ़ोगे ना, कई सारे चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें अचानक से तुम्हें कोई फॉर्मूला दिखेगा, है ना, पढ़ोगे, एक फॉर्मूला पढ़ोगे, और जिस दिन पढ़ोगे उस दिन याद रहेगा, 4 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें डायमेंशन आता है, तो तुम कुछ गलती कर रहे होगे ना, तो उसको डायमेंशनली देखने की नजरिया, डायमेंशनली देखना सीख जाओगे, तो डायमेंशनली देख के अपनी गलती पकड़ लोगे और उसको ठीक कर लोगे। एक बच्चा कह रहा सर सोचने से दिमाग दर्द कर रहा है। गजब हो गया, ये तो तू 8वां अजूबा निकला बे, बिना दिमाग की तू सोच पा रहा है, मतलब ये सरप्राइजिंग है। तेरे पास बुद्धि है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं, और तू सोच लिया, मतलब ये 8वां अजूबा से कम थोड़ी ना है। दर्द कर रहा है तो कहां दर्द कर रहा है, दिमाग तो है ही नहीं, तो दर्द कहां कर रहा है वो बता। सर दिमाग में दर्द कर रहा है, दिमाग है ही नहीं तेरे पास, वो कुछ और है जहां दर्द कर रहा है, गधा कहीं का। दिमाग दर्द कर रहा है बे, दिमाग दर्द करने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज है कि दिमाग होना चाहिए। चल देख, T इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G, ये रहा टेंशन आपका, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए इसको डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरा आप सोचिए, अगर M1 0 है, इफ M1 इज 0, अकेला M1 0 से टेंशन 0 होना ही चाहिए। इफ M2 इज 0, देन अकेला M2 0 होने से टेंशन 0 होना ही चाहिए। देखिए M1 0 रखिए, M2 0 रखिए, टेंशन क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था। अब तुम्हें एक दिखाता हूं जादू दिखाता हूं, एकदम मोक्ष, मजा आ जाएगा। अब ये सवाल देख, AIPMT 2014 का सवाल है AIPMT 2014 का सवाल है। अब देख एमआर सवाल को कैसे सॉल्व करता है ना, देख। A system consists of a 3 masses M1, M2 and M3 connected by a string passes over a pulley P। ये P पुल्ली से ये मास कनेक्टेड, देखो ये M1 टेबल के नीचे है, M2 M3 टेबल पे रखा हुआ है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। The masses M1 hangs freely, okay, M1 hangs freely, M2 and M3 are on the rough horizontal table, the coefficient of friction is mu। ये coefficient of friction, अभी हम फ्रिक्शन पढ़े नहीं है बेटा, इन दोनों ब्लॉक और टेबल के बीच में coefficient of friction mu है, यहां भी coefficient of friction mu है, ठीक है। The pulley is frictionless, पुल्ली फ्रिक्शनलेस है, पुल्ली पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट टेबल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। Of the negligible mass, then downward acceleration of the mass M1 is if M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M। ये अज्यूम किया है कि इसका मास भी क्या है, M है, इसका मास भी क्या है, M है, और इसका मास भी क्या है, M है। अब हमने फ्रिक्शन तो पढ़ा नहीं है, हाँ सर हमने फ्रिक्शन तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। बच्चे कुछ कह रहे हैं बी होगा आंसर, अबे बहुत मारूंगा, तुक्का लगाने की आदत नहीं जाएगी तेरी, सुन ध्यान से। अब हमें यह पता है, क्या पता है सर, हमें यह पता है कि साहब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, हमने फ्रिक्शन अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अब मैं एग्जाम में होता तो पता है कैसे सवाल सॉल्व करता, है ना। मैं ये कहता कि इफ म्यू इज 0, सवाल में बोला कि फ्रिक्शन म्यू है, मैं मानता ही नहीं फ्रिक्शन म्यू है, म्यू 0 है,
सर गजब कर रहे हो, लेकिन वो तो म्यू दिया है ना, तो कितना दिया है वैल्यू बता, सीख पाएगा ना, तो बिना फ्रिक्शन के तो फ्रिक्शन का सवाल कर पाएगा और एकदम मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। ध्यान से सुनना, बता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, सर म्यू है, म्यू की वैल्यू बोल। म्यू की वैल्यू अगर 0.1, 0.3, 0.5 दिया होता ना तो लेते, म्यू तो म्यू है। तो सर ऐसे तो बहुत सारे सवाल होंगे, हाँ तो सारे सवाल में ऐसी तैसी कर दूंगा मैं सवाल की। सवाल को सवाल की तरह सॉल्व करो तो क्या बात है, सवाल को अपनी तरह से सॉल्व करो। सवाल जो कह रहा हो करने की जरूरत ही नहीं है, सवाल को ही चेंज कर दो। ये कह रहा है कि म्यू है, मैं नहीं मानता, म्यू 0 है। अगर ये म्यू 0 है तो सवाल तो ऐसा हो गया कि यहां पे एक मास m और स्ट्रिंग से ये मास m और यहां पे पुल्ली से नीचे कनेक्टेड है ये m, तो नेट पुलिंग फोर्स mg, टेंशन इंटरनल हो जाएगा तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका नेट फोर्स mg बटा नेट मास 3m, g/3 एक्सीलरेशन आना चाहिए। इफ म्यू इज 0 देन एक्सीलरेशन मस्ट बी g/3। अब म्यू को 0 रखने से g/3 जिस ऑप्शन में आएगा वो सही हो जाएगा। यहां पे मैं म्यू को 0 रखता हूं तो 0 इंटू जी, ये बचेगा 0, तो g/9 आ रहा, मतलब ये गलत है। यहां पे जैसे ही मैं म्यू को 0 रखूंगा तो 0 इंटू 2 0, ये g/3 आ रहा, मतलब ये सही है। यहां पे म्यू को 0 रखूंगा तो 0 रखने से टोटल 0 हो गया, मतलब ये गलत है। यहां पे म्यू को 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, तो 1 - 0 1, g/2 आ रहा, मतलब ये गलत है, मतलब ये सही है, बात खत्म। बताओ कितने लोगों को चरम सुख की अनुभूति हुई। ये सवाल अब जाके देखना तुम सॉल्यूशन, AIPMT 2014 का है बेटा ये, और ऐसे सवाल कई सारे हैं। अब मैं सारा सवाल ऐसा ही ले लूंगा तो बोला सर बिना फ्रिक्शन का ही फ्रिक्शन घुसाया जा रहा हूं, मैं समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हारी औकात नहीं सीखने की, इसलिए मैंने नहीं लिया है, लेकिन एक थोड़ा सा फ्लेवर दिया तुम्हें MR स्टार का जोरदार। बताओ ये मजा आया है कि नहीं आया, बोलो। हाँ सी आ गया म्यू 0 रखने पे। कितने लोग एकदम जोरदार तरीके से चमका, फटाफट बताइए। अब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो 4 5 6 लाइन में सॉल्व होगा। फ्रिक्शन का कंसेप्ट लगेगा, यहां फ्रिक्शन लगेगा, यहां फ्रिक्शन लगेगा, यहां फ्रिक्शन लगेगा, पूरा एफबीटी बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जब जाके सॉल्व होगा। और उससे पहले ही, जब तुम सोचोगे उससे पहले ही तुम्हारे पास आंसर है। मजा है कि नहीं है? रिपीट, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, छोटे बच्चों अभी कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओ सीख जाओ। फ्रिक्शन पढ़ के तब पढ़ा दूंगा, तुम्हारी औकात इतनी है, तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे। बाकी देख लो, आप देख के शर्म कर। गर्दा, मोक्ष, चमका, जोरदार, चमका चमका, हाँ ऐसे कैसे नहीं आएगा? मजा आया कि नहीं है बताओ? बताओ बेटा, ठीक है। अब बाकी हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में ये आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा टेलर दिखाया तुमको, पानी पानी कर दिया। चलो अब देखो, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ M1 एंड M2। ये M1 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक है, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन बताइए। अगर सरफेस स्मूथ है, ऑब्वियसली बात, हम फ्रिक्शन अभी पढ़ेंगे, है ना। दुनिया में जो हमें चिकनापन दिखता है और हम उस पर फिसल जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट स्मूथ होता भी नहीं। दुनिया में जो हम चिकनापन देखते हैं वो एक धोखा है ना। तो इसके बारे में आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो हमें चिकनापन दिखता है और हम फिसल जाते हैं और जाके चिपक जाते हैं, लेकिन असल में चिकनापन एक धोखा है, उससे बचना है। कैसे बचना है बताया जाएगा आपको। चलो, हाँ, असल में दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्मूथ चीज होती ही नहीं है, ठीक है। आज आप फिसल के जाके चिपक जाते और चिपकने के बाद आपका हो जाता है इंटरलॉकिंग। आप चाह के फिर अलग नहीं हो पाते। एक बार फिसल के जब आप चिपक जाते हो तो चाह के भी आप वहां से अलग नहीं हो पाते। तो कौन करेगा सर अलग? तो आप जब जाके चिपकोगे और अलग होने की कोशिश करोगे, अलग नहीं हो पाओगे, तो MR आपको आके अलग करेगा। कैसे करेगा वो देखा जाएगा। अभी देखिए, ये देखिए बेटा, ये M1 मास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। ये M2 मास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। इस केस में सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा बताइए। इस केस में सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा बताइए। ये सवाल हम दोबारा करा देंगे आपको, स्पेस कम है यहाँ पे, है ना। इस केस में सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया है। अब आप यहां पे देख के सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, ये M2 पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा।
अब इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होगा, इधर टेंशन टी लगेगा, इधर बेटा M1 का नीचे फोर्स होगा M1G, तो इसका कंपोनेंट एक नीचे आएगा। अब आराम से देख के बताइए, क्या यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा नीचे की तरफ M2G होगा जो इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा कुछ एक्सेलरेशन A से? सर G से क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि ऊपर में देखिए यहां पे लग रहा है टेंशन T, ये भी लग रहा है इधर टेंशन T। ठीक है साहब, इस पे नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा M1G, उसका एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा M1G sin थीटा। तो अब आराम से सोच के बताइए कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा M2G, ये मोशन कराएगा, हाँ, और ये मोशन को रोकेगा अगर ऊपर ए एक्सीलरेशन से जा रहा। क्यों जा रहा? क्योंकि नीचे ए से गिर रहा। स्ट्रिंग स्ट्रेच हो नहीं सकता, एक ही रस्सी से बंधा है, तो जितने से ये नीचे एक्सीलरेट होगा उतने से ये ऊपर एक्सीलरेट होगा। तो ये टेंशन हो गया आपका इंटरनल फोर्स। तो एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे आप? सर नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा मोशन की डायरेक्शन में M2G, और ये मोशन को अपोज कर रहा M1G sin थीटा डिवाइडेड बाय नेट मास M1 प्लस M2। बहुत जोरदार। और सर अगर T निकालना हो तो इसका इक्वेशन बना लो, M2G माइनस T बराबर M2A, A की वैल्यू पुट करके T निकाल लो। हालांकि ये तुमसे पूछेगा नहीं, एक्सीलरेशन पूछ ले, ये वही बहुत है। कितने लोगों को समझ आया बताइए? M2G माइनस M1G साइन थीटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम ही जोरदार, मजा आ गया मजा आ गया, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। एक देखो, अब ये देखो स्मूथ सरफेस है। अब बेटा देखना ध्यान से, जो M2G नीचे लगता है इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, उसका कौन सा कंपोनेंट आता है? सर इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग उसका कंपोनेंट आता है साइन वाला। तो यहां पे M2 है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है, तो फोर्स कौन सा आएगा नीचे बोलो? तो नीचे फोर्स आएगा सर M2G साइन बीटा। हाँ या ना बताइए, क्योंकि मैंने आपको mg का कंपोनेंट लेना बहुत अच्छे से सिखा दिया था। तो बताइए M2G साइन बीटा आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए रफ्तार में। M2G साइन बीटा आएगा नहीं आएगा? बहुत बढ़िया मजे आ गए भाई साहब, एकदम आईटी लेवल के सवाल है। नीट वाले तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। नीट में देखना एक भी इस तरह का सवाल नहीं है, तुम देखो कितने आसानी से कर लोगे। M2G का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा M2G साइन बीटा, और साहब इधर आएगा टेंशन, हाँ इधर आएगा टेंशन, इधर आएगा टेंशन, हाँ इधर आएगा टेंशन, और यहां पे M1G का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, वो कितना आएगा सर? वो आएगा M1G साइन अल्फा। अगर मान लो कि ये नीचे जा रहा है ए से, सर आपको कैसे पता? ऐसा भी तो हो सकता है ये नीचे गिरे, बेटा ये हम एज्यूम कर लेंगे। अगर मैं नीचे ए से मानूंगा तो ये फोर्स ज्यादा मानूंगा, अगर मैं इस तरफ मानूंगा तो ये फोर्स ज्यादा होगा। सर आपने जो एज्यूम किया उसका उल्टा हो जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? थीटा कैसे आया ये समझ नहीं आया तो अभी निकल जा, भाग जा यहां से, नहीं तो जोरदार लात मारूंगा, जाके गिरेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 3rd लेक्चर में, और वहां पे तुम्हें थीटा का ज्ञान जोरदार हो जाएगा। एकदम खींच के लात मारूंगा ना, सीधा ऐप के अंदर अंदर ही तू 3rd लेक्चर 2nd लेक्चर में पहुंच जाएगा। और वहां पे मैंने थीटा का जोरदार ज्ञान दिया है कि अगर नीचे की तरफ M2G होगा तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन यही कंपोनेंट आएगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। समझ आया कि नहीं है? अब इधर मान लो कि ए एक्सीलरेशन से गिर रहा, तो ये ऊपर जाएगा ए एक्सीलरेशन से। हाँ सर बहुत आसान है। तो नेट पुलिंग फोर्स बता क्या हो जाएगा? सर नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा M2G साइन बीटा, मोशन के लॉन्ग ये डोमिनेटिंग होगा, टेंशन इन दोनों पे इंटरनल हो जाएगा, सीधा लाइन के मोशन के लॉन्ग टेंशन लग रहा है, इंटरनल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा M1G साइन बीटा माइनस M1G साइन बीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बताओ जोरदार समझ आया कि नहीं आया? हाँ सारे बच्चे ने सही जवाब दिया, एकदम सही लिख रहे हो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम सही है, एकदम सही है साहब। चलिए अब ये सवाल करते हैं, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ M1 एंड M2। इससे पहले चलो यही करते, कोई दिक्कत नहीं, यही करते हैं सवाल, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। समझिए ध्यान से, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया, पुल्ली के थ्रू इसको नीचे लटका दिया और पुल्ली के थ्रू इसको नीचे लटका दिया। ठीक है साहब? हाँ ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं। M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा। अरे यार गजब करते हो यार। देख अब सब गया प्रिंटिंग मिस्टेक के चक्कर में तेरे, कोई दिक्कत नहीं है। ले मैं इसी पे ओवर राइट कर देता हूं, ए बराबर M2G साइन बीटा, तो मैं लिखूंगा M2G, यहां लिखता हूं,
नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगा m2g साइन बीटा माइनस ये वाला फोर्स है m1g साइन अल्फा, m1g साइन अल्फा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ले खुश हो जा, चल मुझे अच्छा लगा कम से कम तुम्हें ये तो पता चला ना कि मैंने गलती कर दी है ना, और तुम सही कर पाए, मतलब तुम्हारा पूरा ध्यान यहां पे, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो अब, चलो इधर देखो, हाँ अल्फा कर दिया ना, अब किया कि नहीं, इस बार भी तो गलती नहीं कर दी कहीं, हाँ अल्फा कर दिया। चल ये देख, मुझे ये बताओ कि 2 kg पे नीचे कितना फोर्स लगेगा सर, वही mg। अच्छा यहां पे टेंशन सर टी ऊपर, यहां पे टेंशन सर टी आगे, यहां पे जो टेंशन होगा उतना ही यहां पे ऊपर होगा। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर मैं इस स्ट्रिंग में ऊपर T1 मान लेता हूं, यहां पे पीछे T1 होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, यहां पे जो T2 मानता हूं और ये ऊपर T2 है, T1 T2 सेम होगा या डिफरेंट, मेरा ये सवाल है। T1 T2 सेम होगा या डिफरेंट? साक्षी बताओ, साक्षी बेटा बताओ, T1 T2 सेम होगा या डिफरेंट? चलो बताओ, नहीं पहले तुम ये बताओ कि T1 T2 सेम होगा या डिफरेंट होगा। 10/7 चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि T1 T2 सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब हो सकता है कि सर T1 T2 सेम ही होगा सर एक ही सिस्टम में तो है स्ट्रिंग। नहीं, T1 और T2 डिफरेंट होगा। अच्छा तुम्हारा जवाब डिफरेंट है, कुछ बच्चों का सेम है, चलो बता देता हूं। देखो बेटा ऐसा है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, यहां से डायरेक्टली यहां पे कनेक्टेड है, वो 4 kg एंड 2 kg के बीच में एक स्ट्रिंग है, और आइडियल मासलेस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होता है, तो सेम ही तो है, यहां पे ऊपर T1 यहां पे पीछे T1। और ये जो स्ट्रिंग है ये अलग है, ये 4 kg और 1 kg को जोड़ रहा है, इसका इस तरफ 2 kg से कोई संबंध ही नहीं है। अलग अलग मासेस के बीच में जो स्ट्रिंग लगा होता है, डिफरेंट स्ट्रिंग, उसमें डिफरेंट टेंशन होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसमें m2g, जिसका वैल्यू आ जाएगा 2g के बराबर, और यहां पे नीचे ग्रेविटेशनल होगा m1g, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1g के बराबर। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एज्यूम करिए जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे गिरेगा a से, उतने ही से ही आगे जाएगा। कैसे? क्योंकि स्ट्रिंग आइडियल है, स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो ये 1 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा तो ये 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, ये 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, तो ये भी ए से ऊपर जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम का नेट पुलिंग फोर्स अगर आप देखेंगे तो नेट पुलिंग फोर्स आएगा 2g माइनस 1g। सर कैसे? देखिए इन तीनों को एक ब्लॉक मान लीजिए, तो मोशन के लॉन्ग ये फोर्स लग रहा है m2g, और मोशन को अपोजिट कर रहा है इधर m1g। ठीक है, तो m2g माइनस m1g ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नेट मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर आप इंडिविजुअल FBD बना के इसका इक्वेशन लिखे, फिर इसका इक्वेशन लिखे, फिर इसका इक्वेशन लिखे, और तब आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका ये T1 और T2 कैंसल हो जाएगा। ये T1 और T2 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो चलिए देखिए 2g माइनस g ये हो जाएगा g, डिवाइडेड बाई 2 kg, 4 kg, 6 kg और 7 kg। g/7 इज योर करेक्ट आंसर। ये आएगा आपका एक्सेलरेशन। अब अगर आपसे पूछता है कि टेंशन भी कैलकुलेट करिए, तो आप 2 kg का FBD बना लीजिए। FBD इज ऑफ 2 kg, 2 kg का आप FBD जब बनाएंगे, 2 kg का जब FBD बनाएंगे तो नीचे वाला फोर्स है आपका 2g, और ऊपर फोर्स लग रहा T1, बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू एसिलेशन है। एसिलेशन की वैल्यू g/7 रख दीजिए यहां पे, तो 2g माइनस T1 बराबर 2 इंटू g/7। ये इक्वेशन कैसे लिखा मैं आपको बता देता हूं। नीचे की तरफ हमने नेट फोर्स निकाला है, किधर नेट फोर्स निकाला है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो नीचे नेट फोर्स लग रहा है 2g, ऊपर लग रहा है T1, तो लिखेंगे 2g माइनस T1 मास इंटू एसेलरेशन। यहां से आप T1 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मुझे 1 kg पे टेंशन T2 निकालना हो तो हम निकालेंगे FBD ऑफ 1 kg। 1 kg का FBD बनाएंगे तो देखिए बेटा ये ऊपर जा रहा, कहां जा रहा है? ऊपर। तो ऊपर का फोर्स T2 माइनस m1g को सीधा आप 1g लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। T1g बराबर मास इसका है 1 इंटू एसिलेशन a की वैल्यू आप रख दीजिए g/7, तो T2 बराबर आ जाएगा उधर g प्लस g/7, ये होगा आपका 8g/7। कैलकुलेशन एक बार फिर से आप चेक कर ले प्लीज। 8g/7। वाह यार, मजा आ गया, मजा आ गया।
12G/7 8G/7, बहुत बढ़िया, 12G/7 8G/7, गजब गजब, मजा आ गया सच में, बहुत ही जोरदार। अब सुनिएगा ध्यान से, कई बार तुम्हें इस तरह का सिस्टम बना देंगे साहब, है ना, इधर दो ऑब्जेक्ट लगा दिया, ध्यान से देखिए इधर कितने ऑब्जेक्ट लगा दिए बेटा, 2, 7 kg, 3 kg और 5 kg, और आपसे पूछा कि फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। क्या मैं स्प्रिंग का रीडिंग निकालने के लिए, स्प्रिंग का रीडिंग निकालने के लिए स्प्रिंग को हटा के वहां पे स्ट्रिंग मान लेता हूं, स्प्रिंग को हटा के वहां पे स्ट्रिंग मान लेता हूं, हां सर स्ट्रिंग मान लो, और उस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लेता हूं, वही रीडिंग हो जाएगी, मैंने बताया था। मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, यहां पे स्प्रिंग फोर्स निकालना है, मतलब यहां पे टेंशन निकालना। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा दूं डायरेक्ट, T = 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, क्या मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, है ना, इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं और ये डायरेक्ट रख देता हूं, क्या आंसर आएगा, है ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इन दोनों को एक यूनिट मान लो, एक ही ब्लॉक मान लो दोनों को, तो 7 और 3 हो जाएगा 10 kg, और ये 5 kg, इसको 10 kg मान लो, इसको 5 kg मान लो, और टेंशन निकाल दो। तो क्या ये रीडिंग सही देगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या रीडिंग सही देगा, क्या ये रीडिंग सही देगा, क्या ये देगा, क्या रीडिंग सही देगा, नो। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, यस नो कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे नो कर रहे हैं, ओके ओके, 70% बच्चे नो कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस यस यस, नो नेवर। सर क्यों नहीं देगा, यही तो टेंशन का फॉर्मूला था बेटा, ये 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए था, ये 2 ब्लॉक है या 3 ब्लॉक है, सर ये तो 3 ब्लॉक है, 7 kg 3 kg और 5 kg, तो 3 ब्लॉक हो गए। और उसमें भी अगर आप कहोगे सर 3 ब्लॉक में इधर वाला ब्लॉक और इधर वाला ब्लॉक, इधर 2 ब्लॉक है उसको 1 मान लो, जब तुम इनको चिपका के 1 मान लोगे और फिर वो फॉर्मूला लगाओगे तो वो टेंशन इस स्ट्रिंग में देगा, इधर का 1 ब्लॉक को ये रस्सी जोड़ रहा है इधर से दूसरे ब्लॉक से, तो यहां पे जो टेंशन आएगा ना वो उस फॉर्मूले से निकल जाएगा, आ जाएगा। लेकिन तुम्हें तो 7 kg और 3 kg के बीच में टेंशन लिखना है। सर अब क्या करें, मजदूरी या एमआर स्टार, बोलो बोलो बबुआ का चाहिए, अरे बोलो बोलो का चाहिए, मजदूरी चाहिए कि एमआर स्टार चाहिए। हाँ इसमें निकल जाएगा, अगर इन दोनों को 1 मान लो, है ना, m2 को मान लो तुम, इन दोनों को 1 मान के m2 को मान लो तुम 7 और 3 10 kg, इन दोनों को चिपका लो, और m1 मान लो 5 kg, m1 मान लो 5 kg, ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला लगा दो, तो हाँ तो दोनों एक ब्लॉक हो गया, इस रस्सी में ये टेंशन दे देगा। लेकिन अपने को टेंशन कहां निकालना, इसके दोनों के बीच में निकालना। तो सर अब सुनो, सबसे पहले ये सोचो कि अगर मैं इन दोनों को चिपका लूं तो क्या मैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 इंटू जी। ये सुनो क्या ये सही है या नहीं है, आप बताएंगे, मैं तो बस ऐसे टिक किया, आप सही है कि नहीं आप बताइए। अगर इन दोनों को एक ब्लॉक में मान लूं, 7 kg और 3 kg को एक ब्लॉक मान लूं, और इसको मैं m2 बोल दूं, और इधर वाला m1 हो गया, तो ये चिपक के दोनों एक साथ कुछ a एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा, उतनी एक्सीलरेशन से a ऊपर उठेगा, है ना, स्टेडी स्टेट में, है ना, स्प्रिंग में जितना इलोंगेशन होना था वो इलोंगेशन हो चुका, और फिर इस तरीके से चल रहा। तो क्या ये एक्सीलरेशन सही बताएगा, यस यस, बहुत ही जोरदार, एकदम सही, बिल्कुल ये सही एक्सीलरेशन बताएगा। तो सर देर की इस बात की एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। लेकिन सर हमसे तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग पूछा है बेटा, याद करिए लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग से ही मैं आपको क्या कहते आया हूं, सर क्या बताओ, मैं आपको यही कहता आया हूं कि रेसी में स्ट्रिंग में टेंशन पूछे या कांटेक्ट फोर्स पूछे, अगर तुमने एक्सीलरेशन पहले निकाल लिया तो आगे का तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा, आगे का जो प्रोसीजर होगा सवाल सॉल्व करने का, बड़ा इजी हो जाएगा। याद करो लास्ट लेक्चर में जैसे मैं तुम्हें पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, कैसा पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में बताओ तो, याद है कुछ? अगर वो लास्ट लेक्चर का तुम नोट्स किसी को दे दो, लास्ट लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है ना, उसको किसी को दे दो कि देखो ये एमआर सर ने पढ़ाया है, तो नोट्स देख के पता ही क्या कहेगा, ये कौन पढ़ाया है, कुछ पढ़ाया तो ही नहीं, ये तो सीधा सीधा पता नहीं क्या किया है, इधर इधर लाइन बनाया और सीधा आंसर लिखा है। इतना घटिया तुम्हारा मास्टर पढ़ाता है क्या? हाँ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
अगर तुम लास्ट लेक्चर का नोट्स किसी टीचर को दे दो, टीचर कह रहा हूं सॉरी, किसी बच्चे को दे दो या किसी टीचर को दे दो, तो देख के क्या कहेगा, ये क्या पढ़ा है, गधे पागल आदमी, कुछ तो पढ़ा ही नहीं है। और एग्जैक्टली तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर तुम 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने बाद उस नोट्स को देखो तो तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, ये क्या था भाई, ये क्या था, ये सवाल है, क्या सर ने होमवर्क दिया था, नहीं सर ने क्लास में कराया था। फिर से तुम्हें लेक्चर देखना पड़ेगा अगर तुम ढंग से नहीं समझोगे तो। और क्या, समझो इस बात को। तो मैंने आपको क्या कराया था बताओ, तो पूछ कुछ भी रहा था, पहले एसिलेशन निकलवाया था, नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास। तो यहां पे नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास करना पड़ेगा, नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास करना पड़ेगा। तो चलो साहब नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास कर लिया, तो यहां पे रख देते हैं M2 को रख देते हैं 10 kg, हाँ 10 kg माइनस 5 kg डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इंटू जी, तो यह आ जाएगा G/3, ये आ गया G/3। अब पूरे सिस्टम का एसिलेशन आ जाएगा G/3, ठीक है सर, G/3 एसिलेशन आ गया। अब बनाइए FBD ऑफ 7 kg। अब इस 7 kg का FBD बना लीजिए बड़े आराम से, कुछ नहीं करना। सर 7 kg को क्यों चूज किया, क्योंकि 7 kg पे नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा आपका स्प्रिंग फोर्स Fs, और नीचे की तरफ कितने से एक्सीलरेशन है वो हमने निकाल लिया। पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जाएगा A से, ये वाला 5 kg ऊपर की तरफ जाएगा A से, वो हमने निकाल लिया। तो नीचे लिखिए आप 7 kg का जब FBD बनाएंगे बेटा, तो नीचे आपका आ जाएगा 7g, ऊपर आ जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स। बताइए कौन सा ज्यादा होगा, 7g ज्यादा होगा, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स लिखेंगे 7g माइनस Fs बराबर मास 7 इंटू एक्सीलरेशन A। तो Fs इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो यह आ जाएगा 7g माइनस 7, A की वैल्यू G/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21 माइनस 7 14g/3, 14g। अरे यार जोरदार, कौन सा बच्चा ये, पुरू कहां चला गया, फरहा खान, अरे बहुत ही जोरदार। मोहम्मद साहिर, नागपुर से कोई है क्या, क्यों क्या करेगा बता, शादी करेगा उससे, नागपुर से कोई है क्या, पढ़ ले तो थप्पड़ दूंगा, यहां से भाग जाएगा। कहां से आ जाते हैं। 140/3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए एकदम जोरदार तरीके से आपको समझ आएगी नहीं, कुछ नहीं करना। इस बीच में आपका स्प्रिंग फोर्स पूछ रहा है, स्प्रिंग फोर्स को एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कीजिए, जितना उसमें इलोंगेशन होना है उतना इलोंगेट होकर आराम से वो चल रहा है। तो बहुत आसानी से आप यहां पे रीडिंग निकाल सकते हैं। कई बार बेटा सवाल ये पूछ लेता है कि यहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा किया, देखते हैं क्या चाहता है। फिर यहां पे एक जोरदार पुल्ली लगा दिया और यहां से ऐसे खींच के यहां पे लगा दिया M1 और इधर लगा दिया M2 और पूछा कि इस स्प्रिंग का रीडिंग बताइए, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बताइए, फटाफट एकदम जल्दी बताइए आंसर। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, मजा आ गया। उद्देश्य भी यही था बेटा, है ना, उद्देश्य भी यही था कि आपको मजा आए, समझ आए। हाँ, एक बच्चा अलग ही जीवन जी रहा है, वो क्लास शुरू होने से पहले ही बोल रहे हैं सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। थोड़ा कमेंट करके ध्यान से देखेगा तो क्या पता थोड़ा सा पता चल जाए कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, बता फटाफट। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। यहां पे जितना टेंशन टी ऊपर होगा उतना ही यहां पे होगा, उतना ही यहां पे नीचे होगा, उतना ही यहां पे नीचे होगा, तो इसका डबल ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डबल ऊपर हो जाएगा। यहां पे अगर टेंशन टी है, ये टी है, ये टी है, ये टी है, तो ऊपर 2t हो जाएगा। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 2t के बराबर होगा। और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका फॉर्मूला हमने पहले से रटा हुआ है। कितना रटा हुआ है, तो हमने रटा हुआ है 2, तो 2 × 2 हो जाएगा 4m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, रेटिंग ऑफ स्प्रिंग लिखा है, रीडिंग READING, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की रीडिंग बताइए कितना होगा,
चलिए बेटा बताइए, यहां पे सिंपल स्प्रिंग लगा दिया, आइडियल है, नो डाउट, आइडियल स्प्रिंग है ना। तो जब ये सिस्टम एक्सीलरेट होने लगेगा तो जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे गिरेगा उतने एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाएगा। सही है सर, ये जितने एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा इतने एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि ये जब तुमसे पूछे ना कि रीडिंग बताओ, तो रीडिंग का मतलब होता है कि वो स्टेडी स्टेट में आ गया, जितना खींचना था वो खींच चुका, स्टार्टिंग में नहीं है ना। उसको ऐसा नहीं है कि अभी चलना शुरू किया ये सिस्टम, ये चल रहा है, जितने से ये ए से नीचे गिर रहा है उतने से ये ए से ऊपर उठ रहा। तो एक बात बताइए, यहां पे जो टेंशन होगा उतना ही टेंशन यहां पे होगा, हाँ पीछे की तरफ होगा कॉन्टैक्ट पे, उतना ही कॉन्टैक्ट पे यहाँ नीचे की तरफ होगा, उतना ही कॉन्टैक्ट में आगे होगा, उतना ही कॉन्टैक्ट में यहाँ पीछे होगा, यहाँ पे आगे होगा, यहाँ पे नीचे होगा, ओ यहाँ पे नीचे होगा, यहाँ पे ऊपर होगा, हर जगह टेंशन टी सेम होगा। तो स्प्रिंग फोर्स भी इस टी टेंशन के बराबर ही आएगा। तो सर ये तो आपका जो सिस्टम लग रहा, ये तो 2 ब्लॉक पुल्ली सिस्टम लग रहा, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम लग रहा। कैसे पुल्ली ब्लॉक सिस्टम लग रहा? देखो ये ब्लॉक इधर लटका हुआ है और ये डायरेक्टली पुल्ली के थ्रू एक स्प्रिंग लगा दिया, बीच में सिस्टम लगा दिया, लेकिन है तो ये नीचे ही, जितने से ए से नीचे गिरेगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर उठेगा। तो अब डायरेक्टली टेंशन का फॉर्मूला लिख लीजिए, 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो टेंशन बेटा आ जाएगा 2, m1 की वैल्यू बोलिए 4, m2 की वैल्यू बोलिए 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 और जी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 हो जाएगा। 6 से ये कैंसिल करोगे तो नीचे आ जाएगा 3 और 8g/3, तो टेंशन की वैल्यू आ रही 8g/3, 80/3। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। टेंशन आ जाएगा आपका 8g/3 या आप लिख दीजिए 80/3 न्यूटन। एकदम ही सही जवाब है, एकदम ही सही जवाब है बेटा, एकदम ही सही जवाब है, जोरदार। चलिए आगे देखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। अब यहां पे सुनना अच्छे से, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इन गिवन फिगर, इन गिवन डायग्राम। ये डायग्राम है, यहां पे 2 kg का एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K और यहां पे एक 4 kg का ब्लॉक है। देखिएगा प्लीज, एक स्प्रिंग है, यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है K और ये 4 kg का ब्लॉक है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अगर ये 4 kg का ब्लॉक राइट हैंड साइड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है तो 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताइए कितना होगा? सर अगर ये 3 से जा रहा है तो ये भी 3 से जाएगा, नहीं नहीं, यहां पे ये पुल्ली ब्लॉक सिस्टम नहीं है, यहां पे समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा। 3 से नहीं जाएगा, नो 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 नो, नॉट 3। आप ये नहीं कह सकते कि जितने से ये जा रहा उतने ही से ये जा रहा। हां आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये स्प्रिंग इसी इंस्टेंट पे कंप्रेस्ड कंडीशन में था। क्यों कंप्रेस्ड क्यों था बताओ? ये स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है कि इलोंगेटेड सिचुएशन में है? मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स बताया था कि स्प्रिंग को कोई भी आके खींच देता है तो स्प्रिंग को बुरा लगता है और वो अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है, और स्प्रिंग को कोई दबा के भाग जाता है ना। मान लो स्प्रिंग कहीं पड़ा हुआ था, आराम से पड़ा हुआ था, कोई आया उसको दबा के भाग गया, तो क्या करता है? अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए फिर से अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। तो तुम बस इतना बता दो, ये स्प्रिंग अभी इलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? फटाफट बताओ, इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड, मैं जितना पूछ रहा हूं वो बताना। इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है, पागल कहीं का। चल देख फिर से बताता हूं। मान लो ये M1 है और ये M2 है। अगर ये इलोंगेटेड सिचुएशन में होगा, पहले मैं कंप्रेस्ड बता देता हूं, कंप्रेस्ड होगा तो इस सबसे पहली बात इसमें जो देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए, कंप्रेस्ड है, चिपका हुआ है, तो ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए बाहर की तरफ भागेगा। तो बाहर की तरफ कैसे भागेगा? यहां पे स्प्रिंग फोर्स आगे लगेगा, और जितना स्प्रिंग फोर्स इस पे आगे धक्का देगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स इस पे पीछे धक्का देगा। और अगर मैं ये देखूं, ये M1 है और ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तो इलोंगेटेड होने की सिचुएशन में क्या करेगा? ये अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा।
तो ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए क्या करेगा, ये इधर तक का मारेगा और ये इधर तक का मारेगा। ये इलोंगेटेड का सिचुएशन है। सर यहां पे कैसे पता चलेगा, एक बात बताओ, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा आगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है, ये वेलोसिटी नहीं है कि वो बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी। मेरी बात सुनना ध्यान से, आप मेरी बात सुनना ध्यान से। ये एक्सीलरेशन है और किसी भी बॉडी पे अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है तो पक्की बात है कि उधर फोर्स होना चाहिए। बिना फोर्स का एक्सीलरेशन नहीं आ सकता। हां वेलोसिटी आ सकता है। तुम ये नहीं बोल सकते कि सर यहां पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 kg का एक्सीलरेशन है, कहां से आया। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एक्सीलरेशन होता है तो पक्का उस पर फोर्स लग रहा होगा। सर कोई फोर्स भी तो हो सकता है। हां कौन सा फोर्स है यहां पे, और कौन सा फोर्स है, क्या मैंने पकड़ के खींचा है, नहीं। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं। तो कौन सा फोर्स है जो इसको आगे की तरफ ले जा रहा है, बताओ। सर पहले से उसको दे के छोड़ दिया, नहीं। वेलोसिटी दे के छोड़ा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के पास आगे की तरफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और उधर कोई फोर्स नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन अगर ये 4 kg का ऑब्जेक्ट आगे एक्सीलरेट हो रहा है तो पक्की बात है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए। तो कौन सा फोर्स इसको आगे ले जा रहा, बता। 4 kg वाले ऑब्जेक्ट को कौन सा फोर्स आगे ले जा रहा, क्या मैं ले जा रहा, नहीं। क्या ग्रेविटेशनल इसको आगे ले जाएगा, नहीं। ग्रेविटेशनल वाई एक्सिस में लग रहा है। क्या नॉर्मल इसको आगे ले जाएगा, नहीं। नॉर्मल वाई एक्सिस में लग रहा है। एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन का कारण वो नहीं हो सकता है। तो कौन लेके जा रहा आगे, इसको कौन लेके जा रहा आगे, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स इस पे आगे लग रहा। स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है, इस पे आगे लग रहा, देख। तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे कब लगता है, जब उसको कोई कंप्रेस्ड करके छोड़ दिया हो। तो पक्की बात है ये कंप्रेस्ड कंडीशन में था, तभी इस पे आगे लगा। इस पे आगे स्प्रिंग फोर्स EFS, तो इस पे किधर लगेगा, कैसा हो सकता है, इस पे आगे और इस पे भी आगे, नहीं। स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपने मीन पोजीशन की तरफ लगता है। आगे की तरफ तो इसका कहीं मीन पोजीशन आगे की तरफ रहा होगा। अरे कंप्रेस करके छोड़ दिया, ऐसा स्प्रिंग था। इधर देख, कह सर स्प्रिंग मीन पोजीशन आगे कैसे चला गया, ये यहां पे था। तो ये इसका मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ यहां पे था। ये किसी ने इसको दोनों तरफ से, इसका नेचुरल लेंथ यहां पे था, फ्री एंड था, दोनों ने कंप्रेस करके ऐसे छोड़ दिया। इसको कंप्रेस करके यहां तक ले आया। जब मैं छोड़ूंगा तो ये इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। बोलो, इस पे स्प्रिंग फोर्स आगे, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स पीछे। अब यहां पे अगर आप 4 kg का FBD बनाएं, FBD ऑफ 4 kg, तो 4 kg का ऑब्जेक्ट आगे की तरफ एक्सीलरेटेड है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और आगे की तरफ इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है FS। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास बताइए, मास बताइए। मास है 4 और एक्सीलरेशन है 3, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स है। और जितना स्प्रिंग फोर्स इस पे आगे लगेगा उतना स्प्रिंग फोर्स इस पे पीछे लगेगा, आप जानते हैं। तो अब जब 2 kg का FBD बनाएंगे तो 2 kg पे पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा FS। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास बोलो 2, एक्सीलरेशन हमें निकालना है, फोर्स हमें पता चल गया 12। तो A बराबर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हाँ, सभी बच्चों का जवाब है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, -6 कह सकते हो, प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आप माइनस कह सकते हो, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। प्लस लिखा है क्योंकि मैंने इधर फोर्स और इधर ये एक्सीलरेशन माना, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों हो, आगे को प्लस माना है तो पीछे वाला माइनस होगा, है ना। बिल्कुल होगा, पीछे है। बैकवर्ड बोल दो या माइनस बोल दो, एक ही बात है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए ये सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक्सीलरेशन ऑफ 2m इज a0 इन अ लेफ्ट, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ m। ये सिस्टम है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k बेटा। यहां पे 2m मास का ब्लॉक है, इस पे आगे की तरफ फोर्स मैंने लगाया, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया एक F। किधर फोर्स लगाया बेटा, आगे की तरफ मैंने इस पे फोर्स लगाया है F। किधर फोर्स लगाया, आगे की तरफ फोर्स लगाया F। इफ एक्सीलरेशन, सवाल में लिखा है कि इफ एक्सीलरेशन ऑफ 2m, इफ एक्सीलरेशन ऑफ 2m इज a0 इन अ लेफ्ट, इस 2m मास का एक्सीलरेशन a0 है लेफ्ट में, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मास m।
इस m मास का एक्सीलरेशन क्या होगा, इस m मास का एक्सीलरेशन क्या होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ तो मजदूरी करनी पड़ती है, वो तो मजदूरी थी, वाह यार। चलिए देख, अब यहां पे तुम्हें स्प्रिंग वाले केस में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब बताओ FBD 2m का बनाओ, FBD ऑफ 2m। हमेशा जादू नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा ना, फिजिक्स है, इज्जत कर इसका। बायोलॉजी समझ बैठता है थोड़ी थोड़ी देर में तो फिजिक्स को। 2m मास का जब FBD बनाओगे बेटा, तो आगे की तरफ देखो ये फोर्स लगा है, जो अप्लाइड फोर्स मैंने लगाया वो कितना लगाया है, आगे की तरफ है। ये पीछे की तरफ A0 एक्सीलरेशन से जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये पीछे की तरफ A0 एक्सीलरेशन से जा रहा है तो पक्की बात है पीछे की तरफ कोई फोर्स होगा। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट का जिधर एक्सीलरेशन होता है ना, उधर नेट फोर्स तो होना ही चाहिए। अब यहां पे डाउट ये है कि मैंने फोर्स लगाया इस पे आगे, तो पीछे कैसे जा सकता है? पीछे कैसे जा सकता है? लॉजिकली सोचो, पीछे कैसे जा सकता है बताओ। हाँ, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा। स्प्रिंग फोर्स होगा किधर? स्प्रिंग फोर्स होगा किधर? इधर होगा सर, इधर होगा। ऐसे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा। क्यों लगेगा स्प्रिंग फोर्स? क्योंकि सवाल में ही हमसे देखने के बाद पता चल रहा है कि 2m मास का ब्लॉक पीछे जा रहा है A0 से। स्प्रिंग वाले केस में आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग के केस में थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। और कैसे लगाइएगा ध्यान से देखिए। स्प्रिंग वाले केस में ना कई बार तुम्हें एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बता देंगे तो ठीक है, और जिधर एक्सीलरेशन हो बताएंगे उधर फोर्स लगना ही चाहिए। तो देखिए ध्यान से, मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है बेटा F, इस पे आगे लगाया है, फिर भी साहब ये पीछे एक्सेलरेट हो रहा, तो चमत्कार थोड़ी ना होगा, स्प्रिंग फोर्स उसको पीछे ले जा रहा। अब इस पे नेट फोर्स देखेंगे तो कितना होगा? नेट फोर्स हमेशा आप मोशन की, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखते हैं। एक्सेलरेशन किधर है? पीछे, तो पक्का कौन ज्यादा होगा सर? ये फोर्स ज्यादा होगा। तो आप इक्वेशन लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स माइनस F इस तरफ इज इक्वल टू मास 2m, और इधर ये एक्सेलरेशन आपका है ना। इसमें कहीं निगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इधर ही एक्सेलरेशन लिखा और इधर ही नेट फोर्स देखा है। पीछे की तरफ नेट फोर्स आपने देखा है Fs माइनस F बराबर 2m A0, ये आ गया। ठीक है, अब बनाइए FBD m का, FBD ऑफ m। तो जब इस m का FBD बनाएंगे तो ये वाला फोर्स तो इस पे लगा है, इस पे तो लगा नहीं है। अब इस m मास का नेट फोर्स किधर होगा? तो सर आपने बोला इधर होगा, कैसे पता? सर एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स या तो ऐसे लगेगा नहीं तो ऐसे लगेगा। स्प्रिंग फोर्स अगर एक ब्लॉक पे बाहर की तरफ लग रहा है तो दूसरे पे भी बाहर की तरफ, एक ब्लॉक पे अंदर की तरफ तो दूसरे पे भी अंदर की तरफ, ऐसे लगता है स्प्रिंग फोर्स। तो चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे स्प्रिंग फोर्स Fs आगे की तरफ होगा। ओके सर, आगे Fs, यस। तो इस पे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। स्प्रिंग फोर्स देखिए Fs मास m और एक्सेलरेशन हमें a' निकालना है ना। स्प्रिंग फोर्स ही तो आगे लग रहा है, Fs फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। स्प्रिंग फोर्स आप यहां से निकाल के रख सकते हैं। Fs बराबर हो जाएगा F प्लस 2m A0 बराबर m इंटू a। तो a बराबर आ जाएगा F प्लस 2m A0 डिवाइडेड बाई m। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बताइए कितने लोगों को ये समझ आया जोरदार तरीके से? टूए नहीं, ना 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 ना, टूए कैसे? फटाफट बताइए समझ आया कि नहीं आया? क्या ये समझ आया कि नहीं? बहुत आसानी से समझिए बेटा। देखिए इधर अगर फोर्स लग रहा और सवाल में दिया हुआ है कि पीछे एक्सेलरेशन है, मैंने एज्यूम नहीं किया, सवाल में गिवन था। हाँ समझ आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी। चलो एक सवाल करते हैं। लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg, लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg is moving up with acceleration 1 meter per second square in a upward direction. Then the tension develop in a string which is connected to the lift is. मान लीजिए कहीं ये कैसा लिफ्ट है, इसका मास है 1000 kg, 1000 kg। ये स्ट्रिंग है,
इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से। देन द टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू द लिफ्ट। लिफ्ट एक स्ट्रिंग से ही तो बंधा होता है, ऐसे अपने आप थोड़ी ना ये जादू से ऊपर जाने लगता है ना। एक रस्सी बंधा होता है जो उसको ऊपर खींचता है। तो इसमें टेंशन फोर्स कितना होगा, ये सवाल पूछा है। पता है टेंशन फोर्स कितना होगा, एक बार सॉल्व करके बताइए बेटा, टेंशन फोर्स कितना होगा, एक बार सॉल्व करके बताइए तो। टेंशन फोर्स कितना होगा ऊपर की तरफ, एक बार सॉल्व करके बताइए तो। फटाफट 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 बताइए, जोरदार तरीके से, घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से बताना है। टेंशन फोर्स कितना होगा, यह सवाल आप ही को सॉल्व करना है बेटा, यह सवाल आप ही को सॉल्व करना है। बताइए प्लीज। सी 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 देखते हैं। सी सी लग रहा है क्या आपको आंसर? मुझे तो नहीं लग रहा है यार। सी कैसे, सी कैसे बताओ? वाई सी, वाई सी सीधा हो जाएगा ऊपर की तरफ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए आंसर डी, मास इनटू एक्सीलरेशन। नहीं, देखो होगा क्या समझो, ऊपर की तरफ टेंशन तो है, नीचे की तरफ मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा mg। ग्रेविटी नेग्लेक्ट थोड़ी ना कर देंगे। तो जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है t, नीचे की तरफ लग रहा है mg बराबर मास ma। ठीक है साहब, तो t बराबर हो जाएगा ma प्लस mg। मास को आप बाहर ले ले, मास को 1000 आप बाहर ले ले, यहां पे एक्सीलरेशन 1 है और जी एक्सीलरेशन होगा 10, 10 प्लस 1 11, 11 मल्टीप्लाई दिस इज 11,000 न्यूटन। लेकिन ये सी नहीं होगा क्योंकि ये पास पास दे दिया 11,000 एंड 10,800। बी इज योर करेक्ट आंसर, नॉट 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 सी। क्योंकि देखो एक्चुअल में अगर तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन हो, जी को 10 रख के और जी को 9.8 रख के, तो 9.8 के अकॉर्डिंग आप आंसर टिक करेंगे ना बेटा, 9.8 के अकॉर्डिंग आंसर टिक करेंगे। 11,000 न्यूटन से कितना कम है ये 10,800, मतलब 9.8 रख दिया, इसमें कोई बात नहीं बेटा। 9.8 है तो ये 10.8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 10.8, तो ये हो जाएगा आपका 1080 न्यूटन, सॉरी 10,800 न्यूटन। बी इज योर करेक्ट आंसर। आपका सी गलत नहीं है, अगर ये पास 9.8 के अकॉर्डिंग जस्ट थोड़ा सा कम 9.8 के अकॉर्डिंग दे दिया ना आंसर यार, इसलिए हमें ये टिक करना पड़ेगा। एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू तो जी का 9.8 ही होता है ना बेटा। तुमने ये सॉल्व किया सही है, देखो मैंने भी यही किया था, लेकिन आपको बी ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। समझ आया, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में बैठेंगे और एकदम 9.8 के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो ही टिक करोगे ना। ओके डन डन डन, चलो ओके ओके ओके। अब कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्प्रिंग है ना, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। देखो ऐसा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये एक रस्सी बंधा है, ये ब्लॉक है M, और यहां से एक रस्सी बंधा है, ये ब्लॉक है M मास का, ये भी ब्लॉक M मास का, ये भी ब्लॉक M मास का, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, M मास का M मास का, ये रस्सी से बंधा है, ये भी रस्सी से बंधा है। अगर मैं अचानक से इस रस्सी को काट दूं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को अगर मैं काट दूं तो ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ। तो ये निकालने से पहले आपको क्या करना होता है कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में दोनों ब्लॉक पे टेंशन निकालना होता है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो बेटा, ये लॉज ऑफ मोशन के सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में, नहीं सेकंड लेक्चर में निकालना मैंने सिखा दिया था कि यहां पे टेंशन फोर्स ऊपर होगा टी, हां सर होगा, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg। तो आप कह सकते हो इस वाले रस्सी में यहां पे जो टेंशन फोर्स होगा वो mg के बराबर होगा। ठीक बात है, यहां पे वही टी नीचे की तरफ होगा और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा mg, तो यहां पे जो टेंशन होगा टी डैश वो एग्जैक्टली 2 mg के बराबर होगा।
और ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला है अगर यहां पे आपको टेंशन निकालना है तो दोनों को एक ब्लॉक मान लो, m मास 2m मास हो गए, तो दोनों के मास को बैलेंस करने के लिए यहां पे टेंशन कितना होगा 2mg। ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब अचानक से आप आ गए और इस रस्सी को काट दिया, तो जस्ट स्ट्रिंग कट करने के बाद जो फोटो बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए वो फोटो कुछ ऐसा बनेगा। ये n मास का ब्लॉक A, और ये रस्सी काटते ही इसका टेंशन हो जाएगा 0। स्ट्रिंग को कट करते ही स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्या हो जाता है 0, तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा 0। हां सर, ये रस्सी लूज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये आपका m मास का ब्लॉक, ठीक है, यहां पे देखिए ये रस्सी लूज हो गया, टेंशन क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली 0। तो सर अब 2mg एंड mg, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब क्या होगा कि जो m मास का ब्लॉक है उस पे ऊपर टेंशन T 0 लग रहा, हां इस m मास के ब्लॉक पे ऊपर टेंशन T क्या लग रहा 0 लग रहा। तो ये सर एकदम फ्री फॉल कर जाएगा। क्या कर जाएगा सोच के बताइए सर, ये आसानी से नीचे इस पे एक फोर्स लगेगा mg, और फोर्स बराबर होता क्या है, फोर्स बराबर क्या होता है सर, mg बराबर फोर्स बराबर लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, मास से मास कैंसिल होगा। ये जो A है ब्लॉक, सॉरी B ब्लॉक है, ये जो B ब्लॉक है वो नीचे G से एक्सीलरेट कर जाएगा, A बराबर G डाउनवर्ड। ओके, और ये A ब्लॉक का क्या हो जाएगा, फ्री फॉल कर जाएगा, बिल्कुल सही, 200% सही, बिल्कुल सही। अच्छा A ब्लॉक के बारे में बताइए, तो सर यहां पे तो टेंशन 0 लगेगा, हाँ 0 लगेगा, mg नीचे लगता रहेगा, ओके। अब ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता। तो सर अभी यहां पे टेंशन कितना था, स्ट्रिंग को जस्ट कट करने से पहले, स्ट्रिंग को जस्ट कट करने से पहले, स्ट्रिंग को जस्ट कट करने से पहले यहां पे टेंशन था 2mg, और स्ट्रिंग को जस्ट कट करने के बाद यहां पे टेंशन बचेगा सिर्फ mg, तुरंत से जस्ट आफ्टर। ऐसा नहीं कि ये ऊपर की तरफ भागेगा, नहीं, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 0, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। आराम से देख लो क्यों, अरे भाई ये जो स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग, उसमें इंस्टेंटेनियसली टेंशन T 2mg से सीधा mg आ जाएगा जस्ट आफ्टर, ठीक है। चलो, लेकिन इस दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है समझिएगा, इस दोनों क्वेश्चन में फर्क बताइए क्या है। मास m, हां, B ब्लॉक का मास m, A ब्लॉक का मास m, हां, स्ट्रिंग है, हां, ये भी सब कुछ तो सेम है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बताइए, इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है बताइए। स्ट्रिंग कैन, हां स्प्रिंग है, ओके ओके ओके, स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग होने से क्या होगा देखिएगा, बिफोर इनिशियल कंडीशन में हम इसका एफबीडी बनाते हैं, तो बेटा नीचे बताइए सर, नीचे mg, ऊपर T टेंशन, और यहां पे नीचे mg और नीचे टेंशन T, और ऊपर में ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा। बड़े ध्यान से और धीरे धीरे सारे फोर्स की वैल्यू लिखो। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे बोलो तो बेटा mg, यहां पे टेंशन बोलो तो T ऊपर, सर टेंशन T ऊपर होगा, T रहने दो ना, ठीक है T रहने दिया। यहां पे टेंशन बोलो कितना होगा T, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, यहां पे ऊपर में स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। अब बोलो स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होगा, T बराबर mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में इनिशियल सिचुएशन में, इनिशियली बेटा ये ढंग से समझ लीजिए, नहीं तो बाद में बच्चों को इसमें डाउट आता रहता है। ढंग से समझ लीजिए, मुझे ये बताइए बस कि ये टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऊपर टेंशन T और नीचे mg, T बराबर mg होगा इक्वेशन 1, ठीक है। तो mg की वैल्यू यहां पे रख, T की वैल्यू mg रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2mg। सर ये इस वाले सिचुएशन में जो फोर्स आया था वही तो यहां आया, कुछ भी नया नहीं है। कुछ नया किया तो बता, यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो यही स्प्रिंग इलोंगेट होके स्प्रिंग फोर्स डेवलप कर रहा जो नीचे लगने वाले दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स क्या होगा 2mg, हाँ या ना बता। ऊपर स्प्रिंग फोर्स 2mg और यहां पे टेंशन mg, यहां पे टेंशन mg, यहां पे टेंशन 2mg, यहां पे स्ट्रिंग के बजाय से यहां पे स्ट्रिंग के बजाय स्प्रिंग लगाए बस, हाँ ना। स्प्रिंग फोर्स 2mg होगा या नहीं,
स्प्रिंग विल इलोंगेट, ये स्प्रिंग इलोंगेट होके वो एक इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा नहीं को चला जा रहा है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। इनिशियली इक्विलिब्रियम पे आ गया, जितना स्प्रिंग को इलोंगेट होना था इलोंगेट हो गया। ऐसा थोड़ी ना इलोंगेट होता रहेगा, ऐसा थोड़ी ना कि इलोंगेट होता रहेगा, जितना इलोंगेट होना था वो हो चुका है। हाँ या ना बता, समझ आ गया? ठीक है, अब मैं स्ट्रिंग को जस्ट कट किया, स्ट्रिंग को क्या किया? जस्ट कट किया। यह है तुम्हारा स्प्रिंग, यह है तुम्हारा ब्लॉक ए एम मास का, और यह है तुम्हारा बी ब्लॉक एम मास का। जैसे ही आप स्ट्रिंग को, इस वाले स्ट्रिंग को कट करोगे, इस वाले स्ट्रिंग को क्या करोगे? कट करोगे। जस्ट स्ट्रिंग कट करने के बाद, जस्ट स्ट्रिंग कट करने के बाद यहां पे टेंशन कितना होगा सर? 0। यहां पे टेंशन कितना होगा सर? 0। टेंशन तुरंत से 0 हो जाएगा। ओके, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक नीचे लगेगा mg, और फोर्स पर आवर मास इनटू एक्सीलरेशन, m से m कट जाएगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी ब्लॉक इज g डाउनवर्ड, g डाउनवर्ड। हाँ या ना सब बताइए? g डाउनवर्ड, यस एकदम सही है। अब ऊपर आइए, स्प्रिंग को खींचने में थोड़ा समय लगता है, वो स्प्रिंग खींच के यहां तक आया होगा। अब जैसे ही मैं स्ट्रिंग को कट करा तो यहां का टेंशन 0, लेकिन यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स उतना ही रह जाएगा 2mg। यहां पे टेंशन फोर्स 2mg था, टेंशन फोर्स कितना था? 2mg। जैसे मैंने इसको कट किया तो टेंशन फोर्स सीधा 2mg से mg हो गया इंस्टेंटेनियसली। ये ऊपर रिक्वायर नहीं करेगा, ये जंप नहीं मारेगा। लेकिन यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स था वो इंस्टेंटेनियसली 2mg ही रह जाएगा। वो कितना रह जाएगा? T बराबर mg। हाउ? अरे ये रेस्ट में है बेटा, तो ऊपर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में तो ऊपर की तरफ टेंशन T और नीचे mg, तो इसीलिए यहां पे लिखा है T बराबर mg। अब यहां पे देखो, नीचे की तरफ टेंशन 0, लेकिन नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। अब यहां पे बताओ, ऊपर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जितना स्ट्रिंग के कट करने से पहले था उतना ही बाद में होगा। स्ट्रिंग कट करने, देखो यहां पे स्ट्रिंग कट करने से पहले स्प्रिंग फोर्स कितना था? 2mg, और स्ट्रिंग के कट करने के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर, यहां पे तुरंत लिखा है जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग फोर्स 2mg ही रहेगा। स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली डेवलप नहीं होता। देखो मान लो ये स्प्रिंग है, मान लो ये रस्सी है अभी तो मेरे पास, ये रस्सी है, मान लो ये रस्सी है। सुनना, इस रस्सी में टेंशन T अभी है 10 न्यूटन, मुझे 20 न्यूटन डेवलप करना है तो तुरंत हो जाएगा। मुझे 30 न्यूटन डेवलप करना है तुरंत बढ़ा दूंगा। मुझे 60 न्यूटन डेवलप करना है तुरंत बढ़ा दूंगा। मुझे 100 न्यूटन डेवलप करना है तुरंत बढ़ा दूंगा। लेकिन मान लो अगर ये स्प्रिंग है तो मुझे इसमें टेंशन डेवलप करने के लिए इसको खींचना पड़ेगा। मैं यहां पे बताता हूं, देखना यहां पे बताता हूं। देखो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ होता है फिक्स। अगर दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, मुझे इसके फोर्स को डबल करना तो तुरंत से बढ़ा दो, डबल हो जाएगा तुरंत से। इंपल्सिव स्ट्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होता है उसी की बात कर रहा हूं। टेंशन फोर्स इज इंपल्सिव। इंपल्सिव मतलब अंग्रेजी वाला इंपल्सिव, फिजिक्स वाला इंपल्सिव नहीं, इंग्लिश वाला इंपल्सिव। इंपल्सिव का मतलब होता है तुरंत से। तो टेंशन फोर्स तुरंत से डेवलप हो सकता है। मुझे टेंशन T से 2T करना है, तुरंत खींच ले, हो जाएगा। टेंशन T से 60 करना है, 100 न्यूटन करना है, तुरंत हो जाएगा, खींच ले, हो जाएगा। 100 न्यूटन करते खींच ले, हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स इज नॉट अ इंपल्सिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज नॉट ए इंपल्सिव फोर्स। अगर मान लो ये स्प्रिंग है, एक दीवार से हिस्सा फिक्स्ड है, ऐसे मैंने स्प्रिंग को रखा है। अब मैं यहां पे एक फोर्स से खींच के रखा हूं तो अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स Fs लगेगा। अब मुझे स्प्रिंग फोर्स को डबल करना है तो कैसे होगा? तुरंत होगा क्या? तुरंत का मतलब इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा क्या? नहीं, आपको इसको यहां से खींच करके इसके लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और लेंथ बढ़ाना एक इंस्टेंट का काम नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। यहां से यहां तक इसको धीरे धीरे खींच के, या कितनी भी जल्दी खींच के ले जाओगे, तो जब खींच के ले जाओगे इसका लेंथ बढ़ेगा, तब जाके इसमें स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू F से 2F हो पाएगी।
मुझे 3F करना है तो ले, तो लेंथ बढ़ाना ही पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तभी इंक्रीज और डिक्रीज होता है जब उसका लेंथ बढ़ता है, और लेंथ बढ़ना एक टाइम प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हाँ या ना? इस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे देखो ये रस्सी है, रस्सी में तुम F फोर्स लगा रहे, रस्सी में यहां पे तुरंत से 2F फोर्स लगा लो, रस्सी में तुरंत से यहां पे 5F फोर्स लगा लो, रस्सी में यहां पे तुरंत से आप 6F फोर्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आप फोर्स F लगा रहे हो, अगर आपको फोर्स डबल करना है तो आपको स्प्रिंग को खींच के ले जाना होगा बहुत दूर। आपको अगर फोर्स 10 गुना करना है तो पकड़ के खींच के ले जाओ बहुत दूर, बहुत दूर ले जाना पड़ेगा उसको। बहुत दूर चला गया था मैं, समझ आया कि नहीं आया? ये इंपल्सिव नहीं होता, इज नॉट इंपल्सिव। ये तुरंत से स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता। अब देखिए यहां पे ये स्ट्रिंग था, पहले कितना था, इस रस्सी को काट रहा हूं मैं, इस रस्सी को काटने के पहले इसमें टेंशन था 2mg, रस्सी के काटने के तुरंत बाद, इनफाइनिटली स्मॉल टाइम बाद, तुरंत बाद इसका टेंशन हो गया mg। अभी तक 2mg तुरंत बाद हो गया mg, अभी तक 2mg तुरंत बाद हो गया mg, अभी तक 2mg तुरंत बाद हो गया mg। यहां पे क्या था देख, यहां पे ऊपर क्या था 2mg, रस्सी काटा इंस्टेंटेनियसली 2mg ही रहेगा। पहले बता कितना था स्प्रिंग फोर्स 2mg, यहां पे रस्सी, इसको थोड़ी ना काटा है, इसको काटा है। स्प्रिंग काटने का सवाल होता भी नहीं है ना, नीचे वाला ये स्ट्रिंग कट किया, ये स्ट्रिंग कट किया है, इसको कट किया है, तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स अभी भी 2mg रहेगा। तो ऊपर 2mg और नीचे mg, तो लिखोगे 2mg माइनस mg बराबर इसका मास बोल m इंटू ए, m कट जाएगा, 2g में से g को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a बराबर आएगा g किसका, ये b a ब्लॉक का, किसका, a ब्लॉक का, किधर, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। तो अचानक से इस रस्सी को आप काटोगे, ये ऊपर की तरफ जंप मारेगा और ऊपर एसिलेटेड होगा जी एसिलेशन से। ये अपवर्ड लिखा है बेटा, अपवर्ड लिखा है। थोड़ा ये लेंदी हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास दूसरा सवाल है, आप ये सवाल कर लेंगे, आपको चीजें समझ आ जाएगी। अबे रुक जाना, एक तो समझ ले, स्प्रिंग को कट करे तो शकल बैगन जैसी है, स्प्रिंग को कट करे, जो समझा इतना मेहनत से उसको समझ, पहले जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसको समझ, नेतागिरी मत कर। चलिए यहां पे ये नीट 2017 का सवाल है। कब का सवाल है ये? नीट 2017 का। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। देखिए बेटा ये सवाल है आपका, ये सवाल है, यहां पे रहा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये 3m मास का ब्लॉक है, एक रस्सी से बंधा है, ये b ब्लॉक है m मास का। तो इस तरह के सवाल को करने का तरीका क्या होता है? इस तरह के सवाल को करने का तरीका यह होता है कि पहले आप सॉल्यूशन करने से पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब ये पड़ा हुआ है उसका एफबीडी बना ले। एफबीडी, एफबीडी ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिस्टम का एफबीडी बना ले। तो देखिए सिस्टम का एफबीडी बना रहा हूं मैं, ये रहा आपका एक स्प्रिंग, ये रहा आपका 3m मास का ब्लॉक, ये रहा आपका m मास का ब्लॉक। अभी मैंने काटा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं काटा बेटा, है ना, अभी मैंने कुछ भी कट नहीं किया है। ये बी ब्लॉक पे ऊपर में टेंशन होगा T, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg नीचे। यहां पे इस स्ट्रिंग में टेंशन नीचे होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे होगा। यहां पे ऊपर जो होगा वो इस स्प्रिंग का फोर्स होगा, ये स्प्रिंग फोर्स Fs, और यहां पे टेंशन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg, ठीक है, ऊपर ये टेंशन T। जितना यहां पे इस रस्सी में ऊपर टेंशन T होगा, यहां पे उतना ही टेंशन T नीचे होगा, और वहीं उतना ही यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स मास 3m है तो 3mg नीचे होगा। ठीक है साहब, तो बताइए इस T की वैल्यू बताइए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बेटा ये रेस्ट में है, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला फोर्स T और नीचे वाला फोर्स mg बराबर होगा किस पे, बी ब्लॉक पे। और इस ए ब्लॉक की बात करेंगे, ये भी रेस्ट में है, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि नीचे वाला फोर्स 3mg और T ऊपर Fs के बराबर होगा। तो Fs बराबर होगा 3mg प्लस T की वैल्यू mg है तो ये हो जाएगा बेटा 4mg। ये आपका स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। पहले इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये बना लीजिए, ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये बना लीजिए।
बना लिया। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में बना लिया, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को कट करो। व्हेन स्ट्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर थोड़ी देर बाद स्प्रिंग फोर्स भी चेंज हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, क्या बनेगा? फोटो देखिए, ये आपका स्प्रिंग होगा, ये आपका 3m मास का ब्लॉक, ये रस्सी में टेंशन 0, यहां पे इस रस्सी में टेंशन 0, ये m मास का ब्लॉक, ये b है, नीचे mg लगेगा, ऊपर में टेंशन हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली 0, है ना। रस्सी काटते ही टेंशन इंस्टेंटेनियसली 0, तो बेटा ये नीचे की तरफ जाएगा, mg बराबर ma, इसका मास m है, m से m कटेगा, a बराबर g डाउनवर्ड, b ब्लॉक का एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड होगा, ये b ब्लॉक का एक्सीलरेशन हो गया। अब देखो नीचे की तरफ फोर्स होगा 3mg, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स 3mg, टेंशन हो जाएगा 0, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली आपका 4mg लगेगा। तो नेट फोर्स आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4mg माइनस 3mg बराबर, इसका मास है बेटा 3m इंटू ए, 3m इंटू ए। तो 4mg में से 3mg जाएगा तो ये बचेगा आपका mg, m से m कटेगा, a बराबर आ गया g/3 ऊपर की तरफ अपवार्ड, अपवार्ड अपवार्ड, ये ऊपर भागेगा g/3 एक्सीलरेशन से, 4g/0, 4/3 g अपवर्ड, जी अपवर्ड। देखो ऐसा है, ये स्प्रिंग है, पूरा फोटो बनाओ, ये स्प्रिंग है, यहां पे ये मास है 3m, ठीक है सर, यहां पे मास है 3m, इस 3m से नीचे जो रस्सी लगा है उसको काट दिया मैंने, इसको काट दिया, तो ये लूज हो जाएगा, ये रस्सी लूज हो जाएगा, तुरंत से इसमें टेंशन हो जाएगा 0, ये m मास है, नीचे की तरफ इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा mg, और यहां पे इंस्टेंटेनियसली टेंशन हो गया 0। अब टेंशन जब 0 हो गया, आप ध्यान से देखिए, नीचे ऊपर टेंशन 0 हो गया, नीचे की तरफ फोर्स है mg, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू ma, किसका? b ब्लॉक, तो m से m कटेगा, एक्सीलरेशन ऑफ b ब्लॉक इज g डाउनवर्ड। अब यहां पे स्ट्रिंग कट करने से पहले स्प्रिंग फोर्स कितना था? 4mg, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स था 3mg, और टेंशन हो गया था 0, क्योंकि जिस स्ट्रिंग को कट करूंगा उसमें टेंशन फोर्स इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा 0, इंस्टेंटेनियसली टेंशन फोर्स हो जाएगा 0। ऊपर की तरफ है फोर्स 4mg, और नीचे लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स 3mg, तो नेट फोर्स होगा ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ऊपर डोमिनेटिंग है 4mg, 4mg माइनस 3mg बराबर मास, मास इसका 3m इंटू एक्सीलरेशन a, तो 4mg माइनस 3mg आएगा, mg बराबर 3ma, m से m कटेगा, a बराबर आएगा g/3 अपवार्ड, तो ये g/3 से ऊपर जाएगा, ये g से नीचे जाएगा। अब चमक गया, कान के नीचे उल्टा थप्पड़ मारूंगा ना, अब चमक गया। मेहनत करना चाहते ही नहीं हो, मेहनत नहीं करेंगे सर हम, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है साहब, और इसका आंसर अगर किसी ने गलत दिया ना बहुत मारूंगा। चल इसको सॉल्व कर। स्प्रिंग कट सडनली, स्प्रिंग कहां से काटेंगे, नशा करके टाइप करते हैं क्या यार। इफ स्ट्रिंग इज कट सडनली देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg। 2 kg एंड 4 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा, फटाफट तुरंत सॉल्व करो। मेहनत करना पड़ता है बेटा। अगर तुम्हें लग रहा हो ना कि हम थोड़ा एमआई सीख लेंगे, एग्जाम में जाके 4 देंगे, तो तू कुछ ना कर पाएगा। अगर तुम्हें कलम चलाना नहीं आ रहा ना, संघर्ष के बाद ही वो मिल सकता है। अगर एमआई इतना आसान होता ना तो हर जगह मिलता होता।
कोई नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि सिखाने के लिए और सीखने के लिए दोनों के लिए करना होता है संघर्ष। उसके लिए चाहिए होती है औकात, और वो औकात संघर्ष करके बनानी पड़ती है। सीखने के लिए और सिखाने के लिए दोनों के लिए करना पड़ता है संघर्ष। बिना संघर्ष किए हुए तुम चीजें अरे वाह जीरो रख के आंसर आ गया, वाह जीरो रख के आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। वो एक फीलिंग है, वो एक कंसेप्ट है, और वो तभी आपके अंदर हमेशा रहेगा जब आप संघर्ष करना सीखेंगे। इस सवाल को सही से सॉल्व करिए एक बार बेटा। ये चीजें कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो शॉर्टकट नहीं है। एमआर स्टार कोई ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, वो एक फीलिंग है, वो कंसेप्ट है। तो सवाल को कैसे करते हैं सॉल्व, सुनिए। पहले इक्विलिब्रियम में आप इसका एफबीडी बना लीजिए। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग है, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? 4 kg का ऑब्जेक्ट है। अब एफबीडी बनाइए। तो एफबीडी में सर ऊपर यहां पे कलर चेंज कर लेते अपन। ऊपर यहां पे टेंशन होगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यहां पे टेंशन भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ऊपर स्प्रिंग फोर्स होगा। सारे सवाल में एक ही तरीके से लिखना है, कोई अलग चीज है नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये 4g, तो ऊपर टेंशन बराबर होगा mg मतलब 4g। यहां पे टेंशन t नीचे और ग्रेविटेशनल फोर्स 2g नीचे, तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स होगा वो होगा 6g। दैट्स ऑल। अब जैसे तुम इसको कट करोगे, जस्ट आफ्टर कटिंग, तो स्प्रिंग फोर्स बेटा चेंज नहीं होगा। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट, ये रस्सी लूज हो जाएगा, रस्सी तो लूज हो जाएगा। ये आपका 4 kg का ऑब्जेक्ट, नीचे 4g लगेगा। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसमें बात करने की जरूरत नहीं, नीचे g से जाएगा, बात खत्म। जब इसकी बात करेंगे तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 2g, टेंशन खत्म, ऊपर फोर्स होगा 6g। तो नेट फोर्स हम देखेंगे तो 6g माइनस 2g बराबर मास इसका 2 इंटू एक्सीलरेशन a। तो ये हो जाएगा 4g बराबर 2a, 2 से 2 कटेगा, a बराबर 2g अपवर्ड और ये a बराबर g डाउनवर्ड। ये 4 kg वाला नीचे आएगा, g से फ्री फॉल करेगा और ये इंस्टेंटेनियसली ऊपर जाएगा 2g से। देखते हैं 2g, वेरी गुड, 2g, यस 2gng, 2gng। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मेहनत सफल हुआ, आप सीख पाए। थोड़ा समय लगता है लेकिन सीख जाते हो। 10 न्यूटन 20 न्यूटन ये अलग ही चल रहा है। जी डाउनवर्ड 2g अपवर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यूटन मत बोल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल। वो 20 और 10 तुम जो कह रहे हो न्यूटन नहीं हो ना, एक्सीलरेशन है बेटा। जिसको लिखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो स्यूडो फोर्स, हालांकि बहुत ही मुश्किल टॉपिक है लेकिन इसको बहुत ही आसान बना के आपको हम समझाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि रामलाल को एमआर ने कर दिया फेल। फिर क्यों फेल कर दिया एमआर को? सॉरी, एमआर ने रामलाल को फेल क्यों कर दिया? क्योंकि रामलाल ने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत प्रूफ हो रहा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत प्रूफ कर दिया रामलाल ने, तो रामलाल को एमआर ने कर दिया फेल। जा बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तेरे हिसाब से गलत है। अब रामलाल घर गया और कल आके एमआर को कर दिया चैलेंज। कह रहा है कि मैं 4 बार देख लिया, हो सकता है न्यूटन बाबा से थोड़ी गलती हो गई होगी, हो सकता है न्यूटन बाबा से थोड़ी गलती हो गई होगी, लेकिन मैं सही हूं। रामलाल ने आके कर दिया एमआर को चैलेंज कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, और बोला कि अब चलो आपके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो गया, अब साथ में वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, तो एमआर को लगा कि सच में ये तो रामलाल सही कह रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो गलत हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो सच में गलत हो रहा। फिर एमआर होगा सोचने पे मजबूर और बोला कि चलो तुम्हें 5 नंबर दे देते हैं, जस्ट पास कर दो। बोला नहीं नहीं नहीं, एमआर तो अब अपने ईगो पे ले गया। बोला नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, असल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहां पे गलत हो रहा है और मैं सही हूं, मुझे चाहिए पूरे नंबर। फिर आगे हुआ क्या वो देखिए। हुआ ऐसा था कि एमआर ने 3 स्टूडेंट अपने, कल्लू, बाबू जलेला और रामलाल को बोला कि ग्राउंड में जाओ और स्कूल के ग्राउंड में एक पेड़ लगा है, ट्री है, उसका एफबीडी बनाओ। क्या करो?
ट्री का एफबीडी बनाओ। और एमआर आके यहां पे बैठ गया, एमआर यहां पे आके बैठ गया, ये देखो, ये ग्राउंड पे आराम से बैठ गया। इसके हाथ में एक जोरदार डंडा है, देख इधर, इसके हाथ में एक जोरदार डंडा है, बहुत ही मोटा डंडा, देख, ये एमआर, ये बैठ गया। और तीनों को बोला कि चलो ट्री का एफबीडी बनाओ। बेटा आराम से देखना, स्यूडोफोर्स इतने एफर्टलेस तरीके से समझ में आएगा ना कि मजा आ जाएगा तुमको। कहीं भी जाके पढ़ लेना, स्यूडोफोर्स इससे आसान तरीके से नहीं समझाया हुआ मिल सकता है तुम्हें, नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता। ध्यान से देख, और एकदम फुजरी अभी बच्चा है बे, ध्यान से देख, 10 मिनट के समय दे दे बस मुझे, और ध्यान से देख। छुट्टी छुट्टी चीज बोलेगा, मैं देख ही नहीं रहा आज तो देखूंगा भी नहीं। अब ये कल्लू है, रेस्ट पे बैठा है ना। कल्लू बहुत भोला है, वो जाके जमीन पे रेस्ट में बैठ गया और उसने पेड़ को देखा। तो उसने बोला इस पेड़ पे कोई भी मुझे एक्स एक्सिस पे फोर्स लगाता हुआ नहीं दिख रहा, और मुझे एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन भी नहीं दिख रहा। एक्स एक्सिस पे पेड़ चल ही नहीं रहा, ये तो रेस्ट में है, और ग्राउंड पे कल्लू भी रेस्ट में बैठ के एफबीडी बनाया। बोला कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी नेट फोर्स 0 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी नेट एक्सीलरेशन 0 है। बेटा ये सम का मतलब होता है टोटल फोर्स, एक्स में 0 है। अब वाई में फोर्स 0 क्यों है? वाई में फोर्स 0 इसीलिए है क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। जितना पेड़ पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा, उतना ही नॉर्मल ऊपर लग रहा। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। और जाके उसने एमआर को अपना एफबीडी दिखाया, बोला एमआर बाबा देखो, एक्स में नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन एक्स में 0 है, और वाई में भी नॉर्मल बराबर mg आ रहा, वाई में भी नेट फोर्स 0 है तो वाई में एक्सीलरेशन 0 है। एमआर ने कल्लू को दिए 10 नंबर आउट ऑफ 10, 10 में से 10 पूरे नंबर दिए और कल्लू हो गया पास। अब गया बाबू जले, ये थोड़ा सा नटखट है, ये भागता हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता हुआ इस ट्री का एफबीडी बनाया। कौन? बाबू जलेला। इसने बोला कि वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0 है और वाई के लॉन्ग एक्सीलरेशन भी क्या है? 0। वाई के लॉन्ग इसका एक्सीलरेशन भी क्या है साहब? 0। ये वाई के लॉन्ग एक्सीलरेट हो ही नहीं रहा, ठीक है। एक्स के लॉन्ग नेट फोर्स 0 है, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग v वेलोसिटी से मुझे पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बाबू जलेला खुद v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, और जब कोई भी आदमी v वेलोसिटी से आगे भागता है और दूसरी चीजों को देखता है तो अपने आप को कैसा मानता है? रेस्ट में, और दूसरी चीजों को चलते हुए देखता है। लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और बेटा आप जानते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। अब ये बाबू जलेला गया रामलाल को, सॉरी एमआर को अपना एफबीडी दिखाया। एमआर ने बोला कि ओके नेट फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, वेरी गुड। वाई का तुमने लिख लिया, बहुत बढ़िया। एक्स का भी तुमने लिख लिया, बहुत बढ़िया। तुम्हें मिलेंगे 10 में से 10। बाबू जलेला भी पास कर गया एकदम बढ़िया मार्क्स से। अब बारी आया रामलाल का। रामलाल खुद आगे की तरफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से दौड़ता हुआ इस ट्री का एफबीडी बनाया। जब रामलाल खुद आगे की तरफ दौड़ता हुआ इसका एफबीडी बनाएगा तो रामलाल ऐसे दौड़ रहा और पेड़ को देख रहा। अब रामलाल अपने आप को ऑब्जर्वर है, वो तो रेस्ट में मानेगा। अपने रिलेटिव मोशन पढ़ा है बहुत अच्छे से। कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेन वाले केस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ट्रेन जैसा, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद रेस्ट में हो या एक्सीलरेटेड हो, लेकिन अभी अपने आप को कभी भी रेस्ट और एक्सीलरेटेड में मानता नहीं है। ये जो रामलाल है वो कभी भी अपने आप को, कोई भी ऑब्जर्वर अपने आप को चलता हुआ नहीं मानता है। तो क्या होगा? ये जो रामलाल है वो बोलेगा, है ना, ये किसका एफबीडी? सबका एफबीडी अलग अलग रखो बेटा, मिक्स मत करो, सबका एफबीडी अलग अलग रखो। ये रामलाल का एफबीडी इधर है। रामलाल का जो एफबीडी होगा, बोलेगा रामलाल कि नेट फोर्स एक्स में 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी इसको फोर्स लगाता हुआ नहीं दिख रहा, कोई भी फोर्स लगाता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन एक्स में एक्सीलरेशन है इस पेड़ का -a0, क्योंकि रामलाल को यह पेड़ पीछे की तरफ a0 से चलता हुआ दिखाई देगा। रामलाल आगे जा रहा a0 से, तो पेड़ किधर चलता हुआ दिखाई देगा? पीछे की तरफ a0 से, ठीक है। वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0 है और वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन भी 0 है, क्योंकि पेड़ पे ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, और ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेटेड रामलाल को दिखा भी नहीं। अब रामलाल गया, एमआर को अपना एफबीडी दिखाया। रामलाल कहता है कि एक्स में तुम्हें कोई फोर्स नहीं दिखा। नहीं, कोई एक्स्ट्रा आदमी इस पेड़ को धक्का नहीं मार रहा, कोई भी इस पेड़ को खींच नहीं रहा, इस पेड़ को कोई भी खींच नहीं रहा, इस पेड़ को कोई धक्का नहीं मार रहा। सर इस पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन ये एक्सीलरेटेड है पीछे की तरफ a0 से। अगर ये पीछे की तरफ एक्सीलरेटेड है तो एक्सीलरेशन है लेकिन फोर्स 0 है। तो यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवैलिड।
गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, इनवैलिड हो गया। और जाके एमआर को इसने एफबीडी दिखाया, एमआर ने दिया उसको 0/10, एमआर को कर दिया फेल। एमआर लग गया रोने, थोड़ा उदास था और रोने लग गया, रोने लग गया एमआर। ओह सॉरी, रामलाल क्या हो गया, रोने लग गया। रामलाल बोला ये मैं कैसे गलत हूं, मैं तो सही किया, मुझे नहीं दिख रहा फोर्स तो नहीं दिख रहा, एक्सीलरेशन दिख रहा तो दिख रहा है, मैं क्या करूं। है ना, रामलाल रोने लगे, एमआर नहीं। और रामलाल ने एमआर को किया चैलेंज कि मैं सही हूं, न्यूटन गलत है, मैं सही हूं, न्यूटन गलत है, कि मैं गलत नहीं हूं, क्यों नहीं हूं गलत। एमआर बोला चलो देखते हैं। एमआर आया, रामलाल के साथ खड़ा हो गया। रामलाल ने बोला एमआर साहब चलो हमारे साथ दौड़ो, दौड़ना जरूरी है क्या। बोला कि हाँ दौड़ते हुए एफबीडी बनाते, क्या दिक्कत है। जब एमआर सच में दौड़ता हुआ ट्री को देखा, मैं खुद जब दौड़ता हुआ ट्री को देखा तो मुझे भी दिख रहा ट्री पीछे की तरफ भाग रहा, लेकिन ट्री पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। मैंने बोला हाँ यार रामलाल तू तो सही है। तो रामलाल कहते और हमेशा मैं गलत थोड़ी ना होता हूं, भले ही बुद्धि नहीं है, मेरे पिताजी ने मेरी बुद्धि बेच दिया है, लेकिन सर अभी तो मैं सही हूं, पक्का मुझे लग रहा है कि मैं सही हूं। अब एमआर टेंशन में, एमआर ने पकड़ लिया अपना सर, बोला कि यार रामलाल तूने तो न्यूटन का लॉ गलत प्रूव कर दिया। साहब ऊपर न्यूटन भी बैठ के देख रहे होंगे, बोल रहे कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि अगर कोई आदमी एक्सेलरेटेड होके किसी भी चीज का एफबीडी बनाए तो वो रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से अपने आप को रेस्ट में मानेगा। तो रामलाल इज अ ऑब्जर्वर, रामलाल अपने आप को रेस्ट में मानेगा और ट्री को बोलेगा कि पीछे की तरफ ए नॉट एक्सीलरेशन से चल रहा, और पीछे की तरफ ए नॉट एक्सीलरेशन चल रहा, लेकिन फोर्स तो है नहीं। अब एमआर भारी टेंशन में, बोला रामलाल चल एक सेटलमेंट करते हैं। एमआर ने रामलाल से सेटलमेंट किया, चलो एक काम करते हैं कि तुम 5 नंबर ले लो, पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब रामलाल अड़ गया, बोला नहीं, क्यों, मेरी गलती क्या है, मैंने किया है सॉल्व, मेरा आंसर आ रहा, मैं मेरी गलती क्या है, क्यों 5 नंबर, मुझे तो चाहिए 20 नंबर, 10 में से 100 नंबर चाहिए। रामलाल ने एमआर पे कर दिया केस, ये मास्टर खराब है, इसने जानबूझ के अपनी गलती छिपाने के लिए देखो मुझे फेल कर दिया। यहां पे तो न्यूटन भी साहब गलत हो गए। तो रामलाल एमआर ने बड़ा सोचा कि यार ये कैसे हो रहा। तो एमआर ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। कैसे 2 अलग अलग कैटेगरी में, हटाओ एमआर को, टेंशन दे रहा है ये। एमआर ने बोला कि ये 2 कल्लू और बाबू जलेला वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको कहते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा। लॉज ऑफ मोशन क्या होगा, मोशन इज वैलिड, इसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा, है ना, इसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा। कौन से फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जो फ्रेम रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। फ्रेम या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और रामलाल के फ्रेम को ही गलत बोल दिया, रामलाल के फ्रेम को बोला कि ये बैड फ्रेम है, दिस इज नॉट अ गुड फ्रेम। किताबों में ऐसे भी लिख देते हैं दिस इज गुड फ्रेम, यहां पे लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, ऑल लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड, गुड फ्रेम। और इसको बोला कि ये नॉन इनर्शियल, नाम दिया बेटा नाम, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्रेम जो ए से एक्सेलरेटेड होगा, मतलब आदमी खुद ए से एक्सेलरेटेड है या किसी ऐसे जगह पे बैठ जाए जो ए से एक्सेलरेटेड हो, उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज बैड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे सवाल सॉल्व नहीं करना चाहिए, इससे गलत हो जाएगा। अब एमआर ने रामलाल को समझाया कि देखो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बैड फ्रेम है, लॉज ऑफ मोशन इज रॉन्ग, लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन दिस फ्रेम, इन दिस फ्रेम इज रॉन्ग। सारे लॉज ऑफ मोशन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, इसमें बैठ के सवाल सॉल्व मत करो।
इसमें सवाल सवाल मत करो। इमाम ने रामलाल को समझाया कि देखो कि अगर तुम एक्सिलरेटेड होके भागोगे, कल्लू और बाबू जलेला से सीखो, अगर तुम रेस में बैठ के सवाल सॉल्व करो या कांस्टेंट वेलोसिटी सवाल सॉल्व करो, तुम्हारा सवाल सही होगा और उस फ्रेम को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम, लॉज ऑफ मोशन इसमें वैलिड होगा, उसको गुड फ्रेम कहेंगे, तेरा फ्रेम ही रॉन्ग है, इसको बैड फ्रेम कहेंगे, लॉज ऑफ मोशन देखो गलत हो रहा। रामलाल ने बोला एमआर इधर आओ, इधर इधर। रामलाल चौड़े में एकदम स्वैग है, बोला इधर आओ। एमआर गया, बोल अब क्या दिक्कत है, अब तो कर दिया ना, तेरा फ्रेम ही गलत है, चल तेरा फ्रेम ही गलत है, भाग जा यहां से, गलत सॉल्व कर रहा है तू। अगर तू एक्सिलरेटेड होगा, बैड फ्रेम में होगा तो तू गलत सॉल्व करेगा, सारा लॉज ऑफ मोशन गलत हो जाता है, इसमें तेरा फ्रेम गलत है, तू गलत है, रामलाल गलत है, तेरा फ्रेम गलत है, एक्सिलरेटेड फ्रेम एकदम गलत होता है, नॉन एक्सिल फ्रेम जो एक्सिलरेटेड होता है गलत होता है, बैड फ्रेम होता है, ऑल लॉज ऑफ मोशन इस गलत होता है, रामलाल गलत है, रामलाल का फ्रेम गलत है, सब गलत है, सब गलत है। उधर एमआर चौड़े में सब गलत है। रामलाल बहुत प्यार से एमआर को बोला इधर आओ और मुझे एक बात बताओ। एमआर रामलाल को कहता है कि तुम मेरे फ्रेम को नॉन एक्सिल फ्रेम कह रहे हो, गलत फ्रेम कह रहे हो, लॉज ऑफ मोशन इनवैलिड हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन किताब में आपने कहीं लिखा है कि एक्सिलरेटेड हो कि आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते? कहां लिखा है? रामलाल कहते हैं मुझे बताओ, आज बैठो और फाइनल करो, कहां लिखा है यह बात कि मैं रेस्ट में और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल के ही सवाल को सही सॉल्व कर सकता हूं? कहां लिखा है यह बात? मैं दौड़ के करूंगा और मैं क्यों गलत हूं बताओ? रामलाल करके एकदम मान ही नहीं रहा। बताओ ना कहां लिखा है कि मैं एक्सिलरेटेड होकर सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता? मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मैं सही हूं। कहीं लिखा होता, पहले आपने बता दिया होता तो ठीक है। कहां लिखा कि रेस्ट में और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल गई सवाल को सॉल्व करना चाहिए? एक्सिलरेटेड फ्रेम में सवाल को क्यों नहीं सॉल्व करना चाहिए? मेरी मर्जी, मैं गद्दे पे बैठ जाऊंगा, गद्दे को एक्सिलरेट करा दूंगा और फिर मैं सवाल सॉल्व करूंगा। मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। अब साहब एमआर की हालत खराब, एमआर सर पकड़ के बैठ गया, अभी अब क्या किया जाए? तो एमआर ने निकाला एक टेक्निक, उसको कहते हैं जुगाड़, और उस जुगाड़ को नाम दिया स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। स्यूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज just a technique to validate laws of motion in non inertial frame। अच्छा, अगर मान लो हमारे रिस्पेक्टेड फॉल्स फोर्स, यस नॉन रियल फोर्स, फॉल्स फोर्स, अभी बताते तुम्हें और समझाते। फॉल्स फोर्स हिंदी में तुम समझते ना, बोलते हैं झूठ बोलना, इसको कहते हैं झूठा फोर्स। फॉल्स फोर्स, नॉट रियल फोर्स, नॉट रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स क्यों लगाया इमेजिनरी फोर्स? तो ये फोर्स है नहीं, ये टेक्निक है। अब देखो क्या होता है कि यहां पे ये पेड़ है, ठीक है सर ये पेड़ है। अब ये रामलाल खुद एक्सिलरेटेड होगा या एक्सिलरेटेड चीज में बैठ जाएगा, तो बोलेगा कि देखो ये मास का ऑब्जेक्ट है। तो एमआर ने बोला उसको कि देखो इधर जिधर तुम्हें ये एक्सिलरेटेड दिख रहा है, तुम्हारे एक्सिलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उधर एक फोर्स एज्यूम कर लो जो होगा स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स लगेगा किधर? तो स्यूडो फोर्स की सबसे पहली बात होगी उसकी डायरेक्शन। सबसे पहली बात होगी उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम, अपोजिट टू द एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम। स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपोजिट टू द एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम। एंड दूसरी बात,
दूसरी बात, स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस पेड़ का मास m है तो इस पे पीछे की तरफ ma फोर्स लगना चाहिए, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ये होगा। डायरेक्शन इस रामलाल के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या स्यूडो फोर्स कोई भी लगा सकता है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या स्यूडो फोर्स कोई भी लगा सकता है क्या? बेवफा फोर्स, बहुत बढ़िया। अपोजिट टू द एक्सीलरेशन, क्या स्यूडो फोर्स कोई भी लगा सकता है क्या? क्या बाबू जलेला, अब रामलाल ने स्यूडो फोर्स का इन्वेंशन किया एमआर के साथ मिलके, है ना, एमआर ने रामलाल को टेक्निक दिया एक स्यूडो फोर्स का जिससे नॉन इनिशियल फ्रेम में वो सही हो जाएगा। क्या स्यूडो फोर्स कोई भी लगा सकता है क्या? नहीं, ओनली एक्सीलरेटेड फ्रेम, ओनली एक्सीलरेटेड फ्रेम। स्यूडो फोर्स लगाने का हक किसको है? कल्लू को, बाबू जलेला को या रामलाल को? सिर्फ और सिर्फ रामलाल को ही स्यूडो फोर्स लगाने का हक है। सब स्यूडो फोर्स नहीं लगा सकता, कोई भी मुंह उठा के स्यूडो फोर्स नहीं लगा सकता। अच्छा मान लो मैंने स्टेटमेंट सुना था रिस्पेक्टेड अलग सर का, अगर अलग सर ये पढ़ा रहे होते, अलग सर स्यूडो फोर्स पढ़ा रहे होते तो वो क्या कहते? वो कहते ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। ध्यान से समझिएगा, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। स्यूडो फोर्स तभी होगी जब बबीता नॉन इनिशियल फ्रेम में होगी, है ना। डेडिकेटेड टू रिस्पेक्टेड अलग सर, है ना, सुनना ध्यान से। न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी। स्यूडो फोर्स तभी होगी जब बबीता एक्सीलरेटेड फ्रेम में होगी। न वफा होगी न वफा की बात होगी। स्यूडो फोर्स तभी होगी जब बबीता एक्सीलरेटेड फ्रेम में होगी, है ना। वो इमेजिनरी कैरेक्टर है एक तो देखो, स्यूडो फोर्स लगाने का सबको हक नहीं है। स्यूडो फोर्स कौन लगा सकता है? जो खुद एक्सीलरेटेड हो या कहीं एक्सीलरेटेड चीज में बैठ जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खुद ही एक्सीलरेटेड हो, जरूरी नहीं है कि वो खुद ही एक्सीलरेटेड हो। मान लो एक लिफ्ट है, वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेटेड है, तुम उसमें बैठ जाओ। ट्रेन है एक्सीलरेटेड है, उसमें बैठ जाओ, तो तुम्हें स्यूडो फोर्स लगाने का हक मिल जाएगा। स्यूडो फोर्स लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप खुद ही एक्सीलरेटेड होके भागे। स्यूडो फोर्स लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप खुद ही एक्सीलरेटेड होके भागे। स्यूडो फोर्स तब भी लग जाएगा जब आप किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम में होगे, जब आप किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम में होगे। समझ आया कि नहीं आया? वंस मोर याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इस बात को। न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी। स्यूडो फोर्स तभी होगी जब बबीता एक्सीलरेटेड फ्रेम में होगी। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्यूडो फोर्स पे बहुत सारे सवाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।